यही है स्टाइलस या ये जो पेन है, ये मेरे हाथ में कैसे आया। सबसे पहले किसी कंपनी ने इसे प्रोड्यूस किया होगा, कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया होगा। 10 किलो वीट आपने सेक्रीफाइस किया, तब जाकर के आपको 25 किलो बार्ले मिल पाया। तो 25 किलो बार्ले एक हाथ से लो और 10 किलो वीट को एक हाथ से दो। वो कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं, होता है। उस कैलकुलेशन को, उस पैटर्न को एनालाइज करना, लोग शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो पैटर्न्स को समझ रहे होते हैं, उसके कैलकुलेशन। ये नहीं कि तुक्का, आंखें बंद करी, तुक्का जहां हमारा वहां लग गया। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 8 कवर करने जा रहे हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। इससे पहले के जितने सारे चैप्टर्स हैं वो हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है। मैं दो तरह से वीडियोस बनाता हूं बच्चों। एक होते हैं कंप्लीट वन शॉट, जिस पे जो कुछ बोला जा सकता है चैप्टर के बारे में, सब कुछ बोला जाता है। दूसरा होता है एक रिवीजन कैप्सूल, जो कि आपकी एग्जामिनेशन से एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए या पूरे चैप्टर की समरी को जानने के लिए एक बारी में बहुत कम समय में, उस तरह का वीडियो होता है। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों, हमारा ये चैप्टर यार बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है ना, बहुत प्यारा चैप्टर है। चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है वैसे, लेकिन इसमें कुछ जो चीजें पिछली क्लासेस में भी रह गई थी, हो सकता है आपके कुछ वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ब्रशअप करने की जरूरत हो, तो वो मैं लेकर के आ रखा हूँ कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, हम ज्योग्राफी में जान रहे हैं कि यार किस तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, उनको हम जान रहे हैं। अपने अर्थ में जो जो चीजें होती हैं, जो नेचुरल चीजें होती हैं, उनके बारे में जान रहे होते हैं। हिस्ट्री में जो पास्ट में हो कुछ गया है, वो सब चीज़ों के बारे में हम जान रहे होते हैं, अपने इतिहास को समझ रहे होते हैं, इंसान कैसे बना से लेकर के क्या क्या कैसी कैसी डायनेस्टीज वगैरह रही, उन सबको समझ रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, यानी कि मतलब ये टॉपिक ये इस बात को बताता है कि कैसे पैसों का लेन देन, ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसके पीछे कौन सा साइंस काम कर रहा होता है। इकोनॉमिक्स उसी के बारे में पढ़ाता है। यानी इकोनॉमिक्स की जो आजकल जो एक डेफिनेशन निकल कर आई है, वो डेफिनेशन है इट इज़ अ चॉइस ऑफ साइंस। ये चॉइस का विज्ञान है। अब वो चॉइस का विज्ञान क्या है, वो हम समझते हैं बच्चों आज के इस चैप्टर में। ठीक है ना। हमें बहुत लिमिटेड है, बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उससे पहले मैं क्विक रिकॉल करवाना चाहता हूँ पिछली छोटी छोटी चीज़ों से, जो आपके पिछले सेशन में रही होंगी, पिछली क्लासेस में रही होंगी, और जो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझा दूंगा, ताकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी बैठ पाए, जो कि आज हमारी बुक स्टार्ट हो रही है। फिलहाल बच्चों देखो, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा यार इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? जैसे कि आप घर में से उठे, सुबह सुबह आप उठे, आपने टूथब्रश किया, फिर आपने शावर लिया, फिर आपने नाश्ता किया, आपकी मम्मी ने आपके लिए नाश्ता प्रिपेयर किया, आपके पापा ने नाश्ता प्रिपेयर किया, फिर पापा मम्मी आपके जॉब में चले गए, उसके बाद आप स्कूल आ गए। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप पहचान सकते हो? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। हाँ, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक भी नहीं है बच्चों। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहां पर बेसिकली इनकम जनरेट होती है। हाँ, हम कह सकते हैं कि जब आपके पेरेंट्स जॉब के लिए जा रहे हैं, अब वो जॉब करेंगे और उस जॉब के बदले उन्हें, उस सर्विस करने के बदले उन्हें उसके बदले कुछ रिटर्न्स मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और वो पैसे जो होंगे अब हम कहेंगे कि हाँ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी। आप स्कूल जाओगे, स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके बदले मुझे कुछ रिटर्न्स में मिल रहा है। मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मुझे रिटर्न में कुछ मिल रहा है। लेकिन आपकी पेरेंट्स ने आपके लिए खाना बना करके आपको खिलाया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता, क्योंकि इसके बदले उन्हें रिटर्न में कोई इनकम नहीं दिया आप लोगों ने। देते हो क्या? अब इसी तरीके से अगर आप यही चीज खाना बाहर होटल वगैरह में जाकर खाते, रेस्टोरेंट में जाकर खाते, तो आपको उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। लेकिन सॉरी यार, तुम लोग देखोगे तो बोलोगे ये क्या कर रहा है। अभी ना मेरी थोड़ा सा ये चल रहा है, यहाँ पे एक दर्द सा चल रहा है, तो उसके कारण मुझे झटके से पड़ जाएंगे अचानक से, कभी कभी ना मूवमेंट के कारण, तो उसके कारण ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना क्या हो रहा है। तो बच्चों, इस तरीके से फिर आगे आगे चल करके अगर हम देखेंगे, जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो वो जो सर्विसेज हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन वही डॉक्टर अगर उनके घर में उनके बेटे को कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की बुखार वगैरह हुआ, उन्होंने उसे मेडिसिन वगैरह दी, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एक तो वैसे ही कंगाली में आटा गीला हो रहा है, एक तो वैसी हालत खराब हो रखी है, और ज्यादा झटके पड़ रहे हैं। तो बच्चों वो आई एम सॉरी, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, डॉक्टर साहब का अपने बेटे की चिकित्सा करना, क्योंकि उसके बदले में वो उनसे पैसे नहीं ले रहे। तो हमें समझ में आ रहा है, कोई एक्टिविटी को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इकोनॉमिक की होती है और ये नहीं होती है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि उससे आउटपुट क्या आ रहा है। अगर उससे इनकम प्रोवाइड मिल रही है तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक है, नहीं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुल मतलब है इनकम। अब बच्चों कुछ और बातों पे बात करते हैं।
थोड़ा प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में ही चीज है, ये चीज मेरे हाथ में, देखो बच्चों इकोनॉमिक्स में क्या है ना, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता है, बस उनको इकोनॉमिक टर्म्स में हम पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक नाम हम उनको दे रहे हैं। सबको सही चल रहा है? हाँ, इकोनॉमिक नामकरण हम उनके कर रहे हैं। मतलब क्या है ये, क्या होता है, ये पेन होता है, मास्टर इससे लिखते हैं, लेकिन नहीं, मैं बोलूंगा पेन नहीं, इसे स्टाइलस बोलते हैं, इसकी लैंग्वेज में इसे स्टाइलस बोलते हैं, लेकिन काम तो वही कर रहा है ना, पेन जैसा ही काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो काम वाम आपको सब पता थे, बस आपको नाम नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो आपसे आप भी बोलोगे हाँ स्टाइलस है, स्टाइलस है, स्टाइलस बोल के स्टाइल मारोगे। तो बच्चों वैसे ही कहने का मतलब चीजें आपको सारी पता है, बस हमें उन लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, उन्हीं चीजों के जो नाम टेक्निकली रखे गए हैं अब से उन्हें उन नाम से जानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही है स्टाइलस या ये जो पेन है, ये मेरे हाथ में कैसे आया? सबसे पहले किसी कंपनी ने इसे प्रोड्यूस किया होगा, कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया होगा, कंपनी ने इसे प्रोड्यूस किया, उसके बाद कंपनी ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि मैं कंपनी के पास नहीं गया भाई कंपनी वालों से दे दो भाई मुझे, कंपनी ने क्या किया, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। हो सकता है यहां से हजारों किलोमीटर दूर या फिर विदेश में ये पेन बना होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने इस पेन को दिया कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई, हमने बना दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिम्मेदारी है कि उसको उस नजदीकी दुकानों तक आपकी पहुंचाना जहां आप कहीं रहते हो, तो वो एक तरह से उसको रिटेलर्स तक पहुंचाएंगे, जहां से वो चीज आप तक एक्सचेंज होगी। अब वो रिटेलर के पास या दुकानदार के पास आप जाओगे, शॉपकीपर से, आप उन्हें पैसे दोगे और पैसे के बदले वो आपको ये देंगे, यानी आपने एक्सचेंज किया किसी चीज का, आपने मनी दी, आपको ये पेन मिला या स्टाइलस मिला, और फिर फाइनली आप इस पेन को कंज्यूम करोगे, इसका कंजम्पशन करोगे, इसको यूटिलाइज करोगे, इसको यूज कर रहे होगे। तो चार चीजें बच्चों हुई, एक हुआ प्रोडक्शन, दूसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हुआ एक्सचेंज, और चौथा हुआ कंजम्पशन। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये बेसिकली प्रोडक्शन का, मैंने बताया कि प्रोडक्शन कैसे काम करता है, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए जरूरत है कि वो चीज को मैंने लिखा नहीं है, जो चीज मैंने बोली ना वो मैंने यहां पर लिखी है, शायद यार लिखी तो है, ये फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो बच्चों फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बेसिकली ये हुई कि कोई भी चीज कैसे बन रही है या कैसे इकोनॉमी में कोई चीज आ रही है, पैसे, ये एक चीज थी, कुछ चीजों से मिलकर बनी होगी, प्लास्टिक से, पता नहीं अलग अलग तरह के मटीरियल से, लेकिन उन मटीरियल को ले देकर के किसी एक एंटरप्रेन्योर ने इसका एक पेन बनाया, और वो पेन इकोनॉमी में कैसे आया, यानी कि इसके बदले पैसा कैसे मिलने लगा, इतने चरणों से होकर, इतने स्टेप से होकर वो गुजरा। अब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें निमोनिक्स बताऊंगा, ये याद करो, ऐसे पी होगा, ये सी होगा, ये ऐसे नहीं ना भाई, सिंपल कहानी बन रही है। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्सचेंज होता है, आप रिटेलर को पैसे देते हो, पैसे के बदले आप, फिर उसके बाद आप कंज्यूम करते हो, कंजम्पशन होता है। तो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, और उसके बाद कंजम्पशन है। तो इस तरीके से बच्चों इकोनॉमी का ये फैक्टर है, इकोनॉमी इस तरीके से कोई भी चीज इकोनॉमिक मार्केट में आ रही होती है। अभी क्या होता है, प्रोडक्शन जो हमने यहां पढ़ा, उस प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या है। जैसे जिन्होंने ये पेन बनाया था, जिनको ये सूझा आइडिया आया यार एक पेन बनाता हूं, अब उन्होंने पेन बनाया शकला का बुम बुम वाला, अब वो क्या, अब वही नहीं पता होगा शकला का बुम बुम कौन है, तो पेन ये बनाया बच्चों। अब इसके प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे। जैसे इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे आप हो किसान, और आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने कुछ एक खेती करनी है, कुछ एक फसल उगानी। मैंने कहा आप गन्ना उगाओ मेरे लिए, तो आप गन्ना उगाने लग गए। मैंने कहा मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है, तो मेरे भाई ने बोला मास्टर को गन्ने का जूस पसंद है, गन्ने की खेती करेगा अपन। तो वो उसने क्या किया, सबसे पहले जाकर के क्या करेगा, गन्ना हवा में उगाएगा क्या, गन्ने को उगाने के लिए जमीन खरीदेगा। सबसे पहले वो जमीन खरीदेगा कि मास्टर गन्ने का जूस पिलाना है तो जमीन खरीदूंगा। जमीन यानी कि उसके पास लैंड होना चाहिए, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। उसके बाद क्या जमीन ले लेगा, गन्ने का जूस अपने आप गन्ना निकल जाएगा जमीन में से? नहीं मास्टर, गन्ना निकालने के लिए उस पर पहले कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, एफर्ट मारने पड़ेंगे, यानी कुछ लेबर वर्क करना पड़ेगा। तो लेबर यानी कि लैंड के बाद दूसरी जो चीज चाहिए होती है बच्चों, वो क्या होती है, लेबर चाहिए होता है। अच्छा, तुमने लैंड भी ले लिया, लेबर भी लाकर रख दिए, तुमने बोला जो काम करने वाले लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं जो काम करेंगे उस पर, वो भी तुमने ला दिए। लेकिन उसके बाद तुम बैठ गए, तुमने बोला हाँ गन्ना क्यों नहीं उग रहा। वो लेबर बोलेंगे बाबूजी कुछ कैपिटल तो लगाओ जरा इस पे, कुछ बीज लाओ, खाद लाओ, पानी डालो, ट्रैक्टर घुमाओ जरा यहाँ पर, थोड़ा सा कुछ फसल फूसल तभी तो उगेगी, पहले बीज बोगे तभी ऐसी हो जाएगी। तो आपने बोला हाँ बात तो सही। अब आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो कैपिटल का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, सिर्फ पैसा नहीं होता। हाँ, मनी से कैपिटल आती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर पैसा नहीं है, बट हाँ पैसे से ट्रैक्टर आता है। तो ट्रैक्टर एक तरह का कैपिटल, एक तरह का आपका असेट है, एक तरह की आपकी संपत्ति बन गई वो, लेकिन वो पैसा नहीं है। लेकिन हाँ वो क्या होता है, आपके प्रोडक्शन के लिए जरूरी चीज है। ये समझ में आ रही है आपको बात? एक वर्क फोर्स ऐसा कह सकते हैं, एक कार्यशील पूंजी है वो। चलो फिलहाल इस पे आते हैं। अभी क्या हुआ, अब आप लोगों ने कैपिटल भी लगा दी। अब बच्चों कैपिटल भी लगा ली, लेकिन चौथा काम भी बहुत जरूरी होता है। वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एक एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है। यानी फॉर एग्जांपल जमीन भी है किसी के पास लेबर भी है, किसी के पास बीज खाद भी रखा हुआ, ये सब चीजें रखी है भाई। घर में जमीन भी पड़ी है, अपनी खाली पड़ी है जमीन, हमारे पास लेबर भी है, हम चाहे तो हमारे पास लेबर भी है, खुद हम भी काम भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उस पर काम। और हमारे पास
खाद वगैरह ट्रैक्टर वगैरह भी रखा हुआ, लेकिन हम रिस्क ही नहीं उठा रहे। रिस्क नहीं उठा रहे मतलब हम काम स्टार्ट ही नहीं कर रहे। तो एंटरप्रेन्योर वो होता है बेसिकली जो काम करना स्टार्ट करता है, जो इन सब चीजों को लेकर के उन्हें एकजुट कर करके एक काम को अंजाम देता है। तो वो भी जरूरी है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशयन्ति मुखे मृगा। यानी कि सिर्फ मनोरथ से कार्य सिद्ध नहीं होते, उसके लिए उद्यम करना पड़ता है। तो उद्यम एक उद्यमशील व्यक्ति ही करता है, जिसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये चार चीजें किसी भी प्रोडक्शन के लिए बच्चों क्या होती है, जिम्मेदार होती है। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अभी यहां पे जब मैं लैंड कह रहा हूं तो लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता, क्योंकि जैसे आप बोलोगे मास्टर इसके लिए लैंड कहां लग रहा, तो लैंड लैंड नहीं होता बच्चों। लैंड का मतलब है जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अभी रिसोर्सेज क्या है उन पर हम आएंगे, लेकिन रिसोर्सेज मतलब जो उसको बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं। हवा है, पानी है, आपके झरने बह रहे, प्राकृतिक सनलाइट आ रही, जमीन है जिस पे आप खड़े हो, पूरा का पूरा काम कर रहे हो, तो लैंड तो एक नेचुरल। तो ये सारी की सारी जितनी चीजें होती है उसे लैंड में काउंट कर लिया जाता है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी प्रकार से लेबर का मतलब सिर्फ लेबर नहीं है। लेबर का मतलब सिर्फ फिजिकल लेबर नहीं है कि आप पत्थर ही फोड़ रहे हो या कुछ इस तरह का ही काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नहीं, वो मेंटल वर्क भी हो सकता है, वो मेंटल लेबर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एक लेबर वर्क कर रहा हूं अभी यहां पर, ये जो मैं कर रहा हूं ये भी एक लेबरिंग है ना। जैसे टीचर्स कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं, जो उनकी सर्विसेज है वो भी लेबर वर्क में आ रही है। इंजीनियर का हो सकता है ज्यादा काम मेंटल लेबर का हो, तो वो मेंटल लेबर कर रहे हैं। तो टीचर्स का काम हो सकता है ज्यादा वोकल लेबर का हो, ज्यादा बोलने का हो, तो वो ज्यादा वोकल लेबर कर रहे हैं। तो लेबरिंग सबके सभी कर रहे होते हैं। तो लेबरिंग को इतने छोटे से टर्म में नहीं देखना, वो व्यापक शब्द है, एक जनरलाइज वर्ड है। इसी तरीके से बच्चों कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, वो सब चीजें जो आपके उस प्रोडक्शन को करने के लिए जरूरी है, उस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। उसमें खाद आ जाता है, पानी आ जाती है, अगर खेत वेत की बात कर रहे हैं, खाद पानी आ जाएगी, ट्रैक्टर आ जाएंगे, और जो जो चीजें उसमें जरूरी चीजें चाहिए होती है आपको फंक्शन करने के लिए, कुछ औजार, कुछ टूल्स चाहिए होते होंगे, वो सब कैपिटल में आ जाते हैं। और एंटरप्रेन्योर मतलब कि वो जो इन सब कामों का एक जिम्मा लेकर के आगे आ रखा है, जो वो बिजनेसमैन है या वो जो एंटरप्रेन्योर है जिसने वो उद्यम करने का फैसला लिया है। समझ में आ गई आपको बात? तो ये कुछ कुछ बातें मैं आपको बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, इसमें कोई सीक्वेंस जैसा नहीं है, ये आपको चीजें सिर्फ समझनी है। ये हमने समझ लिया। अब आते हैं जिससे हमारा टॉपिक रिलेट करेगा, आज की बुक का हमारा जो चैप्टर है जिसके साथ हम बह पाएंगे उस फ्लो में, वो होगा बच्चों ये। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने पढ़ा ये सब बेकार है, ये सब जरूरी है एक माइंडसेट तैयार करने के लिए। क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं सर कैसे नोट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता बच्चों आपका पढ़ने का आज से पहले का तरीका क्या रहा होगा। मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं पहली बार, है ना। लेकिन तरीका ना यही होता है, क्योंकि देखो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे याद रखोगे ना तो याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूल भी जाओगे। लेकिन अगर आप सिनेरियो को समझ लोगे, जैसे एक बार बच्चों छोटी सी स्टोरी बोल रहा है, मैं बोलता नहीं आमतौर पर लेक्चर के बीच में, बट बोल लेता हूं अभी, जरूरी है। एक बार क्या हुआ ना बच्चों, चलो बाद में बोलूंगा। इधर देखो, नीड एंड वांट्स की हम बच्चों बात करते हैं। नीड एंड वांट्स क्या होती है? नीड होती है आपकी जरूरतें, वांट्स होती हैं आपकी चाहतें, आपकी इच्छाएं, लग्जरी देती है जो आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये तीन बेसिक नीड्स हैं, ये वांट्स नहीं है, ये नीड्स हैं, ये मेरी जरूरतें हैं। जैसे अब रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा और मतलब और इस तरह की चीजें ना, एजुकेशन, यानी कि मुझे एक मेडिकल फैसिलिटी किसी भी इंसान के लिए, और दूसरा उसको एजुकेशन, और रोटी, कपड़ा, मकान। पहले रोटी, कपड़ा, मकान तीन चीजों को मूलभूत चीजें माना जाता था, लेकिन आज के डेट में मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये नीड माना जाता है। एजुकेशन कोई लग्जरी का विषय नहीं है, एजुकेशन एक नीड है। हर इंसान को एजुकेटेड होना जरूरी है अगर इस संसार में सर्वाइव करना है आज की डेट में, तो ये बात निकल के आती है। तो वो नीड है, जरूरत है, वो कोई ये नहीं है कि हम ऐसे। लेकिन वांट्स क्या है? मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एप्पल का फोन चाहिए, मुझे, अच्छा अब देखो वांट्स की खास बात क्या है, वांट्स अनलिमिटेड होती है, खत्म नहीं होती। जैसे कि मैं आपको कहूंगा भाई क्या चाहिए, आपने बोला मास्टर मुझे ना एक एप्पल का मोबाइल चाहिए, आईफोन 20 चाहिए मुझे, जो लॉन्च भी नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा आईफोन 20 मिल जाएगा तो तब खुश ना मेरे भाई, फिर तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं मास्टर अभी आईफोन मिल गया, अब मैकबुक चाहिए। मैंने कहा मैकबुक मिल गया अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो खुश हो गया होगा। बोला नहीं मास्टर भाई प्ले स्टेशन चाहिए मुझे। अभी मैंने बोला अच्छा प्ले स्टेशन भी हो गया। बोल रहा मास्टर अब मुझे प्ले स्टेशन के बाद मुझे एक बंगला चाहिए बहुत बड़ा, अंबानी के घर के बगल में। मैंने कहा अच्छा अभी ये भी हो गया, आप क्या चाहिए? बोल रहा मास्टर वर्ल्ड टूर करना है मुझे। अभी मैं वर्ल्ड टूर भी करवा दूंगा उसे, लेकिन फिर उसे चांद का टूर करना होगा, फिर उसे मंगल ग्रह में जाना होगा, उसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी में जाना होगा। तो बच्चों उसकी जरूरतें, उसकी जरूरतें नहीं, ये उसकी चाहते हैं, ये उसकी इच्छाएं हैं, ये उसकी वांट्स हैं जो अनलिमिटेड है, कभी भी खत्म नहीं होगी। उसकी नहीं, हमारी नहीं, सबकी यही होती है। इंसान क्या है? महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी भी खत्म नहीं होती। वैसे कहा गया है चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही साहन
शहंशाह, यानी जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह होता है, जिसकी चाह चले गई, चिंता चले गई, मनवा बेपरवाह। असलियत में अगर आप देखोगे बच्चों, आज अगर किसी को कुछ चाहत है अगर किसी की, तो असल में वो गरीब है, क्योंकि अगर चाहत जिसकी खत्म हो गई वही राजा है ना, वही शहंशाह है ना। लेकिन चाहते खत्म कहां होती है? चाहते खत्म ही नहीं होती। चाहे एक बिल्कुल हम गरीब से गरीब को कहें, जो आर्थिक रूप से गरीब है या जो आर्थिक रूप से बहुत अमीर से अमीर है, लेकिन चाहते तो दोनों में है, इन अर्थों में तो दोनों ही गरीब है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वांट्स कैसी होती हैं यार? अनलिमिटेड होती है, लेकिन नीड्स थोड़ा बहुत लिमिटेड। अच्छा, वांट्स एक तो अनलिमिटेड होती है, दूसरा वांट्स बच्चों ऐसी होती हैं जो डिफर करती हैं। हो सकता है आपकी जरूरत आज आईफोन की हो, मतलब जरूरत मतलब आपकी इच्छा आज आईफोन की, आपको आईफोन मिल जाए तो आपको लगेगा अल्लाह क्या मिल गया। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरे की जो चाहत हो सकती है वो प्ले स्टेशन की हो सकती है, उसको वो चाहिए, उसके लिए वो वांट्स है। तो वांट्स सबकी सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, अनलिमिटेड टाइप की वो हो सकती है। नीड्स की अगर आप बात करो, नीड्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनाइट होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे भाई खाना चाहिए, अब खाना मुझे खाना है, जरूरत है मेरी। सबसे अगर मैं बोलूं सबसे जरूरी नीड जो इस दुनिया में है, क्या होगी वो? अब ये भी नहीं कह सकता खाना होगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी है, वो मिल रही है फ्री में, वो बात अलग है। लेकिन ये सब हमारी नीड्स हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको नीड्स और वांट्स में फर्क समझ में आ गया। तो वांट्स बेसिकली अनलिमिटेड हमारी होती है। अच्छा, एक होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब बच्चों होता है संसाधन। रिसोर्सेज मतलब कि वो सारी चीजें, वो सारे उपाय जो आपकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने वाले हैं। जैसे कि अगर मुझे फोन चाहिए अच्छा, या मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, या मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मेरे लिए क्या जरूरी चीज है भाई? मेरे पास ना मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए मनी चाहिए। तो मनी क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है, लोगों के पास पैसा बहुत होता है कि भाई बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है यार, इतना पैसा है क्या बताएं। लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। उन्हें जिस जगह से पैसा मिल रहा है, जिस सोर्स से, वहां उन्हें अपने 24 के 24 घंटे दे देने पड़ रहे हैं, बच ही नहीं रहा 1 घंटा। तो उनके पास उस समय रिसोर्स सही मायनों में कौन रहा? उनके पास रिसोर्स टाइम रहा। टाइम अगर उनके पास 24 की जगह अगर उनके पास 40 घंटे होते, तो बाकी के बचे खर्चे में, बाकी के बचे घंटों में वो अपना अच्छा से काम करते। तो उनके पास जिस रिसोर्स की कमी है उसका नाम क्या है? टाइम की उनके पास कमी है। तो टाइम भी एक रिसोर्स है, मनी भी एक रिसोर्स है बच्चों। टाइम, मनी और वैसी सारी चीजें तो रिसोर्स ही हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको कुछ खेती वगैरह करनी है, उसके लिए मशीन्स चाहिए, वो सब रिसोर्स हैं। ट्रैक्टर वगैरह रिसोर्स हैं, खाद पानी, ये सब रिसोर्सेज है जो आपकी उस नीड को, ये जो आपकी उस वांट्स को फुलफिल करवाने में मदद करेंगे रास्ते में आने वाले सारे लोग। क्या इंसान भी रिसोर्स है? आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताओ, फिर मैं बताऊंगा। बता दिया आपने। क्या जो ह्यूमन है वो रिसोर्स है? तो हाँ जी, ह्यूमन भी एक रिसोर्स ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको भी पढ़ना है, तो आपकी इस वाली नीड को कौन फुलफिल कर रहा है? वांट्स तो नहीं कहूंगा, नीड कहूंगा। एग्जामिनेशन है ना, इसलिए पढ़ रहा है, ये थोड़ा ना कि बिना एग्जामिनेशन के पढ़ लो। तो अभी तुम्हारी नीड है मास्टर, तो अभी जब तुम लोग मेरे से पढ़ लो तो मैं तुम्हारी उस नीड को फुलफिल कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया इस समय? मैं एक ह्यूमन हूं, तो ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे लिए बन गया। तुम डॉक्टर साहब के पास जाते हो, कभी तुम्हें छोटा बहुत थोड़ा मोटा बुखार हुआ, तो तुम गए वहां पर, तो उन्होंने तुम्हारी सर्विस करी, मतलब उन्होंने तुम्हें सर्विसिंग कर दी, उन्होंने तुम्हें सही कर दिया। अब बच्चों अगर आपको उन्होंने सही कर दिया, तो वो क्या रहे? एक ह्यूमन रिसोर्स रहे। ऐसे ही करके जगह जगह हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जो काम होते हैं, वहां पर मैनेजमेंट के काम होते हैं, सब में ह्यूमन एज अ रिसोर्स भी काम कर रहा है। तो ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए आपने सुना होगा एचआरस होते हैं कंपनी में। मुझे पता ना कि एचआर का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कंपनीज वगैरह में एचआरस होते हैं उनका क्या काम होता है, ठीक है? तो विच हेल्प्स टू फुलफिल नीड्स एंड वांट्स। यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई, और हमने याद कुछ नहीं किया, बस हमें समझ में आ गया। हम जानते ही थे, मास्टर आपने कुछ नया तो बताया नहीं, ज्यादा हीरो मत बनो, ऐसा मत बोल दिया मास्टर को। बस मैंने वही बताया जो तुम्हें पहले से आता था, बस मैंने उनको कुछ नाम दे दिए। अब बच्चों हमारे पास रिसोर्स भी हो गया। अब हमें देखो, हमारा चैप्टर इन दो पर बेस्ड है। अब आप देखो, हम अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, हमारी वांट्स है कैसी? अनलिमिटेड। भाई हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए हमें, अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन क्या हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? नहीं सर, हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड है। चाहे हम पैसे की बात करें, चाहे हम टाइम की बात करें, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें। अगर आप हो सकता है कि कोई कंपनी चला रहे हो, उसमें आपने 10 लोग रख दिए, आप 20 क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि 10 लोगों का ही खर्चा आप उठा सकते हो, 20 का आप नहीं उठा सकते। तो आप रेस्ट्रिक्ट हो गए, आपके रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड हो गए। ऑल्दो आपको बनाना है, बिल्कुल आपको एलन मस्क को टक्कर देनी है, लेकिन आपके पास है अभी 10 ही लोग। तो आपकी वांट्स तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, लेकिन आपके रिसोर्सेज कैसे हैं यार? बहुत लिमिटेड है। तो बच्चों हमने क्या देखा, जब हमारे रिसोर्सेज, मतलब जब नहीं, हमेशा ही हमें, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक
कुछ एक सामान लेना है, मैं सामान लेने गया, वो सामान मुझे मिल रहा 500 रुपए का, मेरी जेब में पड़े हुए 150 रुपए। अभी 150 रुपए मेरी जेब में, मेरी उम्मीदें, मेरी वांट्स से बड़ी भारी, वांट्स की कीमत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास जो अभी रिसोर्स मौजूद है उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, वो 150 रुपए। तो ये क्या हो गया, यहां से बच्चों क्या जन्म लेता है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी या दुर्लभता वैसे कहते हैं, लेकिन यहां पर कमी के सेंस में, शॉर्टेज के सेंस में इसको हम यूज करेंगे स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर के सारी चीजों में अगर आप देखोगे स्कार्सिटी मौजूद ही है। क्यों मौजूद है, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज सदा ही लिमिटेड है। रिसोर्सेज हमेशा ही क्या है, लिमिटेड है। आप गाड़ियां चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, हम चाह रहे हैं कि भाई हम उड़ करके यहां से हमारी गाड़ी ले जाएं, उड़ करके हम चांद तक पहुंच जाए, लेकिन तुम्हारी वांट्स तो बहुत अच्छी है कि तुम चाह रहे इतनी बड़ी एंबिशन तुम्हारी, लेकिन उसके लिए जो पेट्रोल खर्चा, ईंधन लगेगा, क्या तुम्हारे पास वो मौजूद है, तुम्हारी जमीनों से इतना, क्या तुमने क्रूड ऑयल वगैरह जो भी चाहिए होता का, क्या फ्यूल तुम्हारे पास नहीं है। तो रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो जब भी रिसोर्स अनलिमिटेड और वांट रिसोर्स लिमिटेड हो जाए और वांट्स अनलिमिटेड होती हैं तो जन्म देती हैं स्कार्सिटी को, यानी कमी को। अब कुछ तो कमी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वाले एग्जांपल में मेरे पास 500 रुपए का मुझे वो वहां पे वो खिलौना पड़ा हुआ है, मुझे वो लेना है तुम लोगों के लिए, लेकिन मेरी जेब में 150 रुपए ही है। तो अब क्या होगा, मेरी वांट्स है ज्यादा की, यानी अनलिमिटेड टाइप की, और रिसोर्स है मेरे पास लिमिटेड, तो स्कार्सिटी आ गई। तो स्कार्सिटी का मतलब जीरो नहीं होता, स्कार्सिटी का मतलब कमी का मतलब ये नहीं होता कि भाई नील बट्टी सन्नाटा है कि 500 की गाड़ी है, 0 रुपए लेकर गया, भाई 150 रुपए हैं जेब में मेरे, बोल रहा दिखाओ मास्टर। एग्जाम्पल तो ले ही सकता हूं, नहीं भी है तो क्या हो गया, मतलब मान तो सकता ही है थोड़ी देर के लिए, तो है तो 10 रुपए है तो क्या हो गया, 150 मान ले, उसमें क्या है, मैथ्स में नहीं मानता क्या, इधर देख चल। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के कि अगर हमने, तो स्कार्सिटी का मतलब जीरो नहीं होता, स्कार्सिटी का कुल मतलब होता है कि वांट्स अनलिमिटेड, यानी वांट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज हो गए लिमिटेड और वांट्स हो गई अनलिमिटेड, जिसने हमें जन्म दिया स्कार्सिटी को। और जहां स्कार्सिटी है बच्चों, वहां आएगी चॉइस, ठीक है, समझो इसे। जैसे कि चॉइस आएगी और चॉइस से अल्टीमेटली हमारा आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहां पर हमारा चैप्टर आकर के स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब सुनो क्या होगा, जैसे बच्चों तुम्हारे पास 1000 रुपए, अब 1000 रुपए आप लोगों के पास है, आपके पास 3 चीजें आपको ऑप्शन में दिख रही है। आप या तो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हो, न्यू एनसीईआरटी बुक्स आपके बाहर की, एक्सप्लोरेशन ले ली, गणित मंजरी ले ली, अपनी ये ले ली, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ले ली, शारदा ले ली, गंगा ले ली और कावेरी ले ली, ये सारी बुक्स ले ली आपने, 1000 रुपए की आ जाती है मान लेते हैं। तो या तो आप ये कर सकते हो, या 1000 रुपीज का आपको ना हेडफोन लेना, आप बोल रहे हैं यार मास्टर गाने सुनने का अलग ही मजा आता है हेडफोन लगा के, तो तुम्हें हेडफोन चाहिए, वो भी 1000 रुपए का आ रहा। या तो बच्चों तुम लोग बोल रहे हैं मास्टर जूते फट गए यार, जूते लेने हैं, स्नीकर्स लेने हैं, दोस्त लोग इतने अच्छे अच्छे लेकर के रख के 1000 रुपए के मिल रहे हैं तो ले लेता हूं। तो ये तुम्हारे 3 चॉइस तुम्हारे पास, या तो तुम बुक्स ले सकते हो, या तुम हेडफोन ले सकते हो, या तो बच्चों तुम अपने स्नीकर वगैरह ले सकते हो। ये 3 चीजें तुम्हारे पास, ऑप्शंस तुम्हारे पास मौजूद है। गॉट इट। तो अब ये ऑप्शंस क्यों मौजूद है, ये चॉइसेस क्यों आ रही है, क्योंकि स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी क्यों है, क्योंकि वांट्स ज्यादा है। वांट्स तुम्हारी 3000 रुपए की, क्योंकि अगर तीनों आइटम लेने तो 3000 रुपए लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास है 1000 रुपए, तो तुम्हारे लिमिटेड, तुम्हारे रिसोर्सेज है, मनी तुम्हारे पास लिमिटेड है, लेकिन वांट्स तुम्हारी अनलिमिटेड है एक तरीके से, उसके कंपेयर अनलिमिटेड मतलब इस सेंस में समझ रहे हो, ज्यादा है उससे, तो अनलिमिटेड है। अब इस केस में आएगी स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी हो गई। अब कमी जब हो गई तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, चॉइस है भाई, या तो ये ले, या तो ये ले, या तो ये ले, आपका दिमाग ये कहेगा। अब आप इनमें से, आपने बोला कि आपने फिर बहुत सोचा, तुमने बोला मास्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, सारे चैप्टर कवर कर दिए, 11 चैप्टर साइंस के कवर कर दिए, सोशल स्टडी के 6-5 चैप्टर कवर कर दिए, 7 चैप्टर मैथ्स के कवर कर दिए, मास्टर ने इतनी मेहनत करी और हम लोग अभी तक बुक लेकर नहीं बैठ रखे। तुमने बोला धिक्कार है मुझ पर, अपने पर, मेरे पे नहीं, अपने पर तुमने कहा, और तुमने बोला मैं बुक लेगा, तो तुमने बोला, तुमने बुक ले ली। अब जब बच्चों तुमने बुक ले ली तो तुमने एक चॉइस फाइनल कर दी, अब तुमने बुक ले ली, ठीक है। तो तुम्हें यहां तक स्कार्सिटी क्लियर है, चॉइस क्लियर है। अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह होना चाहिए, इसको हिंदी में कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, लागत कीमत, या अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी को क्या कहेंगे बताइए जरा मुझे एक बार। अरे यार मुझे आता था यार, ये क्या कहते थे इसे, कॉस्ट मतलब तो कीमत होगा, चल मजा नहीं आ रहा यार अब, ठीक है चल आगे जाके अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है ना। चल इधर देख, अभी क्या होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बच्चों, अब क्या होगा, आपने, अगर मैं बोलता आपको कि भाई मैं चल तुम्हें, मैं तुम्हारे पीछे से मैं बैगिंग करूंगा, मतलब मैं सॉरी बैकिंग करूंगा, मैंने कहा अगर मैं तुम्हें बैक करूंगा पीछे से, और मुझे बताओ कि तुमने बुक्स ले ली, मैंने बोला अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम क्या लेते अब दोबारा। अब तुम्हारे पास फिर से चॉइसेस है कि क्या मैं स्नीकर लेता, या फिर मैं अपने आप के लिए वो लेता, क्या कहते हैं हेडफोन लेता। तुमने कहा मास्टर मैं अपने लिए हेडफोन लेता।
तो हेडफोन तुम्हारा क्या था, सेकंड प्रायोरिटी थी, यानी कि बेसिकली वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। यानी कि जो तुमने लिया, जो तुम्हारा फर्स्ट जो चीज ली वो तो ले ली तुमने, लेकिन उसके बाद जस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि भाई अगर मेरे पास होता तो मैं सेकंड नंबर पे यही लेता। तो वो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहता है उसकी जो वैल्यू है बच्चों, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो वैल्यू तुमने छोड़ी उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं तुम्हें समझाता हूं, टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है, कल तुम्हारा एग्जामिनेशन, आज तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। अब तुम्हारी फैमिली जा रही है मूवी देखने, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं मूवी देखने, तुम्हें कहा चलोगे। अब तुम्हारे दिमाग में 2 लड्डू फूटे, एक इधर से निकल रहा, एक एंजल आ रहा, एक डेविल आ रहा। तो एक एंजल आया इस तरह से, एंजल बोल रहा जाले जाले मूवी देख ले, छोड़ना एग्जाम तो बगल वाला पड़ोसी बता देगा तुझे, या मास्टर का आधे घंटे का रिवीजन वो देख लियो कैप्सूल। तो यहाँ से वो आ रहा, ये डेविल था, एंजल आ रहा। एंजल बोला बेटे पढ़ाई कर ले, तोते उड़ जाएंगे, पता चल रहा कहाँ बैठा दिया टीचर ने तुझे, यहाँ पे वो आ रहा। अब तुम दोनों के सुनने में लगे हुए। तो बच्चों वो 2 घंटे का टाइम तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम वो 2 घंटे की मूवी देख लो, या तो तुम उस 2 घंटे में पढ़ाई कर लो। अगर तुमने 2 घंटे पढ़ाई करी तो किस कीमत पर करी? इस कीमत पर करी कि तुमने उस मजे को छोड़ा जो तुम्हें मूवी देखने से मिल रहा होता, उस एंटरटेनमेंट को तुमने छोड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या है? तो अपॉर्चुनिटी ऐसी। और अगर आप मूवी देखने जा रहे होते तो किस कीमत पर जा रहे होते? इस कीमत पर कि आपने पढ़ाई करने को छोड़ा। ये जैसे कहता नहीं कि मैं तुझे हर कीमत पे पाना चाहता हूं, तो वो जो हर कीमत है उसका मतलब यही सेंस है कि हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज की एक कीमत होती है। जरूरी नहीं है वो कीमत तुम्हें ऐसे पैसों से दिख रही हो। किस कीमत पर हम पढ़, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूं भाई, मैं इस कीमत पर पढ़ाई कर रहा हूं कि मैं मूवी देखने नहीं गया, मैं इस कीमत पर पढ़ाई कर रहा हूं कि मैं खेलने नहीं गया, मैं इस कीमत पर पढ़ाई कर रहा हूं कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर रहा। तो तुम्हारा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब जैसे सोचो, अब एक बच्चा यह है कि भाई एक बच्चे को ऑप्शन मिला था कि भाई उसे जाकर के प्रणव मास्टर आ रहे मोहल्ले में मिलने के लिए। तो प्रणव मास्टर बाहर खड़े हो रखे, प्रणव मास्टर बोल रहे यार आया नहीं, निशांत आया नहीं। तो निशांत बोल रहा मैं तो पढ़ेगा, मैं नहीं जा रहा। और एक दूसरा बच्चा है, वो भी एक बच्चा है, वो इस कीमत पे पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता प्रणव मास्टर, वो दूसरा वाला बच्चा है, वो इस कीमत पे पढ़ रहा है क्योंकि डोरेमोन आ रहा था, उसने डोरेमोन छोड़ दिया। एक डोरेमोन नहीं देखने की कीमत पे पढ़ रहा है और एक मास्टर को नहीं देखने की कीमत पे पढ़ रहा है। बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? मेरे भाई वो जो प्रणव मास्टर का, क्योंकि प्रणव मास्टर की वैल्यू ज्यादा थी, डोरेमोन से तो ज्यादा ही है, कम से कम उस बागड़ बिल्ले से तो ज्यादा ही है वैल्यू मास्टर की यार। चलना, तो कहने का मतलब है कि अब ये हम बोलेंगे भाई पहले वाले को मानना पड़ेगा यार, उसने क्या कीमत चुकाई है, मतलब उसने एक बड़ा सैक्रिफाइस किया है। कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे? एक ने डोरेमोन बिल्ले को छोड़ा, उसने क्या ही सैक्रिफाइस कर दिया, एक प्रणव मास्टर से नहीं मिल रहा, बता, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ मेरे भाई? ज्यादा हुआ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अब हम समझने वाले, आई होप सबको बातें समझ में आ गई। बस ये चुभ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हिंदी में क्या कहते थे, ये चुभने में लगा हुआ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हमें फायदा, चल छोड़ना, इधर देख। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन द अदर ऑप्शंस आर गिवन अप, द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं और आप किसी एक को चुनते हो तो दूसरे को आपको छोड़ना ही पड़ता है। हर समय बेटे प्रकृति इतनी आसानी से नहीं चलती, तुम्हारी दुनिया ऐसी नहीं चलती कि तुम दोनों चीजें ले लो। आपको एक चीज लेनी है तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी। कई बार ऐसी सिचुएशन जब आती है तो जो दूसरी चीज छोड़ी है उसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब एक बात और सुनो, अब ऐसे तो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, हम कुछ भी चीज को अचीव कर रहे हैं तो हम 50 चीजें छोड़ रहे हैं, लेकिन उन 50 चीजों की वैल्यू की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जो उसके बाद का बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो था, जो बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव था। जैसे उस केस में हेडफोन स्नीकर वाले केस में हेडफोन को हम कहेंगे तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि तुम्हें स्नीकर फिर भी ज्यादा, तुमने स्नीकर को फिर भी तीसरे नंबर पे रखा है, तो तुम्हारा बुक के बाद जस्ट उसके नंबर पे, तो हेडफोन की जो वैल्यू थी उससे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रखेंगे, जो नेक्स्ट उसका अल्टरनेटिव होगा। इसलिए बच्चों एक डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर तुम्हें समझना है तो तुम बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है ना, फॉरगॉन, यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को आपने उसके लिए सैक्रिफाइस किया उसकी वैल्यू ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है ना। आप ऊपर वाली याद रख लो या नीचे वाली याद रख लो, थोड़ा सा इस तरीके से याद रख लो। इसका कुल मिला के मतलब है कि उसके बाद आपको जो पसंद था, जस्ट जैसे 3 ऑप्शंस मैंने लिए, जैसे हेडफोन, तो उसमें हेडफोन वो हो गया, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू किसी भी सेंस में हो सकती है, मॉनिटरी टर्म्स में हो सकती है, या कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों। अब क्या होता है कि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए हम आ रहे हैं अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉस्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा मैंने भी लिया था वैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूं। इमेजिन दैट अ फार्मर हैज अ पीस ऑफ लैंड एंड कैन चूज टू ग्रो ईदर बार्ले और व्हीट ऑन इट विद लिमिटेड लैंड, वाटर एंड लेबर। उनके पास लैंड है। अब देखो लैंड, वाटर, लेबर, क्या क्या चीजें आई इसमें? लैंड आ गया, वाटर, लेबर आ गया, लैंड, लेबर आ गया। अभी क्या चाहिए था? कैपिटल। कैपिटल यानी उसी से पानी वगैरह आता होगा, वाटर मान लो उसमें आ गया, और एंटरप्रेन्योर खुद फार्मर है। तो प्रोडक्शन के 4 जरूरी चीजों में से जो दिख गए आपको, 4 जो चीज दिख गई यहां पर, उसके द फार्मर मस्ट डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच क्रॉप टू प्रोड्यूस। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल व्हिच शो वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ बार्ले एंड व्हीट दैट कैन बी ग्रोन बाय द फार्मर। बार्ले मतलब जौ टाइप का होता है, जो लोग वो हमारे जो इससे पहले जो हमारे होमो इरेक्टस वगैरह लोग जो खेती करने लग गए थे, वो बार्ले व व्हीट की वो जो जंगली मिलते थे उन्हें, वही वाला ये जौ है, और ये आपका व्हीट है। व्हीट यानी गेहूं, जिससे पीस करके बाद में आटा मिलता है। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि आपकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अब समझो बात को, उन्हें एक लैंड, उनके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें उन्हें व्हीट भी उगाने हैं, बार्ले भी उगाने हैं। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुछ चीजें लिमिटेड हो गई, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। अब इनसे पूछोगे तो बोलेंगे मास्टर मैं तो 100 किलो बार्ले भी उगा दूं, 100 किलो व्हीट भी उगा दूं, पैसा ही पैसा। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं, तो ये 100 किलो दोनों नहीं उगा सकते। या तो ये कुछ इन्हें व्हीट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ इन्हें बार्ले सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इस तरह का। तो ये बोल रहे कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन पाएंगे वो ये होंगे कि या तो वो बार्ले कुछ भी ना उगाएं, 0 किलोग्राम। अपनी बुक में भी देखना प्लीज, अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा जूम इन कर लेना, बाद में नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही देता हूं टेलीग्राम वगैरह में। अगर वो बार्ले कुछ भी नहीं बोएंगे तो 100 का 100 किलो वो व्हीट बो पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक दूसरा कॉम्बिनेशन है कि अगर बार्ले वो 25 किलो बार्ले बोते हैं तो उनको 90 किलो व्हीट बोने का मौका मिल जाएगा, यदि 90 किलो व्हीट निकल के आएगी प्रोडक्शन में। ऐसे ही अगर 50 किलो बार्ले बोते हैं तो 70 किलो व्हीट, और 75 किलो बार्ले बोते हैं तो 40 किलो व्हीट, और अगर वो 100 का 100 किलो बार्ले बो देते रहे इस बार तो 0 व्हीट उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या हो रहा है कि बार्ले जब उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो उन्हें व्हीट मिल रहा है। धीरे धीरे वो बार्ले को जब उनका अमाउंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है आप देख रहोगे? क्योंकि व्हीट सेक्रीफाइस हो रहा है। जैसे जैसे बार्ले को वो चूज कर रहे हैं, क्योंकि स्कार्सिटी है यहां पर। स्कार्सिटी यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं। स्कार्सिटी है तो चॉइस आएगी, और चॉइस क्या आई कि उन्होंने 0 से 25, उन्होंने बोला नहीं यार 0 अच्छा नहीं लग रहा, बार्ले मुझे बहुत अच्छा लगता है, 25 किलो बोऊंगा बार्ले, तभी तो पार्ले जी बनेगा। तो बार्ले का इन्होंने मतलब, हाँ तो ऐसा नहीं, बार्ले का ही नहीं बनता पार्ले जी, ऐसे ही बोल रहा था, पता चला लिख के आ गया एग्जाम में बार्ले का पार्ले जी, फिर बोल रहा मास्टर नंबर कट गए। तो यहां पर कहने का मतलब है जैसे जैसे वो बार्ले का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो उन्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, उन्हें उसका कीमत देनी पड़ रही है व्हीट को सेक्रीफाइस करके। पहले व्हीट 100 किलोग्राम उगा सकते थे, 90, 70, 40, तो व्हीट सेक्रीफाइस हो रहा है। बहुत सिंपल नहीं है? बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत तो सिंपल है यार, कितना सिंपल है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उनको क्या करना पड़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। जैसे कि अगर उन्होंने 25 किलो बार्ले उगाया 0 से, तो 25 किलो बार्ले उगाने के लिए आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताएंगे कितने व्हीट का उन्होंने सेक्रीफाइस किया, या दूसरे शब्दों में 25 किलो बार्ले उगाने के लिए शुरुआत में उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना निकला। अब बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा किसका? बार्ले का होगा? नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होगा बच्चों की जो आपने व्हीट जो आपने लिया था उसका इतना व्हीट आपने सेक्रीफाइस किया, 10 किलो व्हीट आपने सेक्रीफाइस किया, तब जाकर के आपको 25 किलो बार्ले मिल पाया। तो 25 किलो बार्ले एक हाथ से लो और 10 किलो व्हीट को एक हाथ से दो, एक हाथ से आपने 10 किलो। तो अब ये कहेगा भाई 25 किलो बार्ले जो मैंने अपना पाया है उसके पीछे जो कीमत लगी है तुम क्या जानो, वो कीमत मैंने 10 किलो व्हीट दे करके चुकाई है, क्योंकि 10 किलो व्हीट कम हो गया। फिर नेक्स्ट 25 किलो के लिए इन्हें इस बार 20 किलो, तो वो एक ग्रेजुअल नहीं, नेक्स्ट 20 किलो और मतलब नेक्स्ट और 25 किलो अगर उन्होंने बार्ले उगाना था तो अब उन्हें जो कीमत अदा करनी पड़ रही है वो इस बार उन्हें 20 किलो व्हीट की कीमत अदा करनी पड़ रही है। कितनी? 20 की। पहले 10 की कीमत थी, 10 किलो जा रहा था, अब 20 किलो जा रहा है। तो शायद ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगे, लगना चाहिए। देख मेरी बात सुन, यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे बच्चों ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास आपको एक डाउट होना चाहिए। क्या कितने बच्चों को, मुझे बताना क्या तुम्हें ऑनेस्टली डाउट था? अगर था तो तुम इसका मतलब अच्छे से पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चंस रहने चाहिए मन में, क्योंकि तुम्हें अदरवाइज अगर मैं नहीं होऊंगा तो फिर तो तुम्हें कोई भी बोल के चल देगा ऐसे, तुम तो हाँ हाँ बोलते रह जाओगे। क्या तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है
कि मास्टर यहां पर 0 और 100 मिला के 100, लेकिन 25 और 90 को मिला के 100 तो नहीं होता, ये तो कुछ 115 टाइप का बन रहा है। 70 और 50 को मिलाकर के कुछ 120 टाइप का बन रहा है। 75 और 40 को मिला के 7 4 11 115 टाइप का मिल रहा है। और फिर ये 100 टाइप का हो गया, 5 का 5 हो गया, 9 2 11 हो गया, और यहां 100 हो गया। क्या हमें ये डाउट आ रहा है कि यहां पर तो मास्टर हमारी ओवरऑल अगर हम बोले उस खेत में हमारी 100 किलो फसल उग जा रही है, इसमें हमारी 115 किलो फसल उग जा रही है, इसमें हमारी 120 किलो फसल उग जा रही है, मास्टर लैंड तो उतना ही है, तो फसल ज्यादा कैसे उग जा रही है? भाई कोई वो नहीं है ना। ये किसने कहा कि 1 किलो गेहूं और 1 किलो बाजरा, दोनों मतलब जौ, दोनों की कीमत एक होती है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ऐसा कहूं कि ये मतलब ये इसकी एक की कीमत और इसके एक की कीमत सेम है, क्या इन दोनों की कीमत सेम है? क्योंकि सिर्फ ये भी क्वांटिटी में एक है, ये भी क्वांटिटी में, क्या कीमत सेम है? नहीं। क्या बारले उगाने के लिए जो जितना पानी चाहिए होता होगा उतना ही पानी क्या वीट को उगाने के लिए भी चाहिए होता होगा? कुछ फर्क होता होगा। बारले क्या पता ज्यादा प्रोडक्ट कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देता होगा, क्या वीट भी उतना ही देता होगा? दोनों के फंक्शंस अलग अलग है कि कौन कितना रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा होगा। उसके कारण बच्चों ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मुझे 25 किलो बारले उगाने में अगर यहां पे 10 किलो वीट लग रहा है तो अगले 25 में भी मुझे 10 ही लगा वीट। नहीं हो सकता ऐसा, कुछ भी हो सकता है। इस समय का रिलेशन ऐसा है, हर चीज के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर ये आपको कंफ्यूज मतलब अगर ये चीज नहीं डालते तो ये सिंपल भी रख सकते थे कि यहां पर 25-25 कम करते, यहां पे 25-25 बढ़ाते, यहां 25-25 जोड़ते। तो लेकिन बेटे दुनिया गणित से नहीं चलती ना, जीवन गणित नहीं होता ना, यहां 2 2 4 ही नहीं होता ना, हमेशा ऐसा भी होता है। तो अब ये कोई उटपटांग बात नहीं बोल रहा मैं, ये बहुत लॉजिकल बात है कि जरूरी नहीं है कि आप बारले समझ गए आप मेरी बात को, कि जरूरी नहीं कि हर समय फसल का सम उतना ही होगा, ठीक है। तो अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? अब वो ये देखेंगे कि भाई मुझे किसकी कीमत ज्यादा मिलती है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। इस पर्टिकुलर मैथ्स को करने के लिए बच्चों 12th क्लास में एक चैप्टर आता है, उसका नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जाओ चाहो तो जाकर के देख सकते हो। जब आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए, अब आपको मैक्सिमाइज निकालना है कि किस वाले में मुझे कौन सा वाला कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आप आराम से गणित से लगा के काम कर सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स काम करवा देती है बहुत आसानी से, मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है अगर करना चाहते हो तो। लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, वो मैथ्स हमें नहीं लगाना, ठीक है। जैसे सोचो अगर आपको बारले का प्रति किलो बारले का प्राइस पता होता और प्रति किलो व्हीट का प्राइस पता होता तो आप हिसाब लगा लोगे ना कि इसमें 90 किलो बोके कितने रुपए मिलने, 25 किलो बोके कितने मिलने, इसमें 70 प्रति 1 किलो का प्राइस पता है तो 70 का कितना हो गया, 50 का कितना हो गया। फिर सबके प्राइस जोड़ लोगे तो जिसका प्राइस ज्यादा मिल रहा आप वो लगा लोगे। आमतौर पर यह भी हो सकता है। एक तो ये बात हो गई कि प्राइस ज्यादा, फिर लेकिन अभी तो आपने प्राइस लगाया लेकिन दूसरी तरफ आप रिसोर्सेज को नहीं देख रहे। हो सकता है कि बारले से ज्यादा प्राइस मिलता हो, लेकिन हो सकता है बारले में खपत भी ज्यादा होती हो रिसोर्सेज की, जितना मिल रहा है उतना जा भी रहा होगा। तो बहुत एक कैलकुलेशन है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा अंदर, मानते हो इस बात को आप मेरी? हाँ। लेकिन अभी आपकी किताब में, और वो बोल रहे इतना ज्यादा जा भी मत मास्टर, इतना ज्यादा डीप में जाओ भी मत, आपको सिंपल ही बताओ बच्चों को कि भाई ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, तुम चिंता मत करो कहां से लाएंगे, बना के दे दिया। हमने क्या किया, इनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया। कैसे बनाते हैं? एक एक्सिस में बारले को रख दिया, एक एक्सिस में व्हीट को रख दिया। अब देखो व्हीट सबसे पहले 100 है, यहां पर व्हीट तो 100 पे है, लेकिन बारले कहां पे? बारले 0 पे। फिर बारले जैसे जैसे आपका बारले बढ़ेगा 25, फिर उसके बाद ये 50, फिर उसके बाद 75, फिर उसके बाद 100, जैसे जैसे बढ़ा आप देखोगे वो 100 से 90 पे चले गया, फिर 90 से कहां पे चले गया व्हीट, आपको दिख रहा होगा 70 पे, फिर 70 से 40 पे चले गया, 40 से वो 0 पे हो गया। जैसे जैसे बारले का 0 से बढ़ते हुए 25 या फिर 50 या फिर 75 या फिर 100, जैसे जैसे बारले बढ़ रहा है वैसे वैसे व्हीट कम हो रहा है। यही तो हम नॉर्मली भी कह रहे थे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? व्हीट सबसे पहले 100 था, व्हीट अब इतना हो गया, इतना कम हो गया, कितना हो गया ये 90, अब कितना हो गया 70 हो गया, देखो उसके आगे 70 लिखो, अब कितना हो गया मेरे भाई 40 हो गया, अब कितना हो गया 0 हो गया। ये पढ़ना है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले चैप्टर में देखा, मैथ्स में पहला ही चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा रीड करना नहीं होता ग्राफ को, एक्स और वाई एक्सिस है, बहुत एक्स और वाई एक्सिस यार बहुत नॉर्मल है, हमें आता है। एक मिनट बच्चे क्या हो गया सामने, एक मिनट रुक जा मेरे भाई, पता नहीं क्या हो गया, दिख रहा मैं? हाँ। तो बच्चों यही होता है, इसी को कहते हैं यार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कुल मिलाकर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बता रहा है कि किसी एक चीज को पाने के लिए आपको दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी एक चीज आपकी बढ़ रही है तो दूसरी चीज आपकी कंटिन्यूअसली बच्चों क्या हो रही है, कम 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 हो रही है।
देखो, द ग्राफ ऑफ बार्ले एंड व्हीट फॉर्म्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक डाउनवर्ड सा स्लोपिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना, जहां पे एक्स एक्सिस में आपने किसको लिया, बार्ले को, वाई एक्सिस में व्हीट को। अब डेफिनेशन क्या होगी पीसीसी की, यानी कि प्रोडक्शन जो आपका पॉसिबिलिटी कर्व होता है पीपीसी की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। यानी कि पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी कर्व जो बच्चों है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ ग्राफ शोइंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ये अगर आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन कैसा बनना है, बार्ले 0 किलोग्राम, ये 100, बार्ले कितना 25, ये 90, बार्ले कितना है यहां पे देखो जरा 50 और ये कितना 70, बार्ले कितना है यहां पे देखो जरा 75 और ये कितना है 40, बार्ले कितना है यहां पे 100 और वो कितना हो गया 0। ये अलग अलग डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बने, आगे वाला बार्ले को पीछे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिफरेंट मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस बने हैं बच्चों ऑफ टू गुड्स, बार्ले और व्हीट, यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। यानी कि जो आप ये मान के चल रहे हो कि आपने जो जमीन थी उसका पूरा इस्तेमाल किया, जो लेबर था आपने उसका पूरा इस्तेमाल किया, जो आपके पास कैपिटल वगैरह लगाई थी आपने, जो हल वगैरह ट्रैक्टर वगैरह लगाए उसका आपने एफिशिएंटली इस्तेमाल किया, उसमें कोई भूल चूक नहीं है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस बने हुए। अब आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो, मतलब ये बने इस कर्व के दौरान जो जो पॉइंट दिख रहे हैं इसे कहते हैं, ये बेसिकली ये बने। तो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से क्या मिलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ये इसकी डेफिनेशन बन गई कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है वो एक तरह का ग्राफ होता है जो हमें बताता है कि मैक्सिमम आउटपुट देने वाले कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आउटपुट किस सेंस में कह रहे हैं कि भाई हमने रिसोर्स को पूरा इस्तेमाल किया, इसलिए हम कह रहे हैं मैक्सिमम आउटपुट। सोचो एक बारी के लिए, आप कोई एक फर्म में बैठे हो, आपने अपना काम किया और आपका ये बन रहा है, अब उसे मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि फैक्ट्री में जितनी मशीनें थी सारी काम कर रही थी, फैक्ट्री में जितने लेबर थे सारे काम कर रहे थे, जितने भी रिसोर्सेज थे हमने उनका फुल्ली उनके एक्सटेंट तक उनको हमने यूटिलाइज किया है, तब की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस आए। अब आप अकॉर्डिंगली फिर इनमें गणित लगा के देख लो कि इनमें से भी आपको कौन सा चुनना है, मैक्सिमा वाला या मिनिमा वाला, जो भी आपको जिस चीज के लिए चाहिए होगा। समझ में आ गया? अब से कोई भी कहेगा पीपीसी क्या है, कि भाई आपके पास ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इट इज व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ इज शोइंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और दो गुड्स के बीच में ही हम करेंगे, क्या 3 गुड्स के बीच में हो सकता है? मुझे बताना आप नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या ये 3 गुड्स के बीच में हो सकता है? मैंने बताया कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बच्चों जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो 2 के बीच में ही लग रहा है, क्योंकि है तो सैकड़ों चीजें जो आपने छोड़ी हैं, लेकिन जो जस्ट आपने छोड़ी है, जो कि आप अगर ये ना, अगर आपके थोड़ा मौका मिलता आप उसको ही अडॉप्ट कर लेते दोबारा से, मतलब उसके वो भी ले लेते साथ में, उसकी बात करते हैं, वो दूसरी वाली की होने के लिए व्हीट और बार्ले के अलावा क्या ये और चीजें नहीं, पैडी वगैरह नहीं बोल सकते थे क्या, मिलेट्स वगैरह नहीं बोल सकते थे? लेकिन नहीं, ये लास्ट में फंसे हैं इन दोनों पे आके, यार इन दोनों में से ही मुझे फायदा लेना है। ठीक है, समझ में आ गया यार, ये डेफिनेशन है। ठीक है, मूविंग फ्रॉम ए टू ई, अगर आप ए से ई की तरफ जा रहे हो, यहां से यहां की तरफ, तो आप देखोगे आपका व्हीट लगातार कम हो रहा है, इंक्रीजेस बार्ले प्रोडक्शन बट डिक्रीज व्हीट प्रोडक्शन। यही बात है, वही बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करती यही है। द व्हीट सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस मोर बार्ले इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही हमने बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या था, हमारे पास था द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। हमने पढ़ा कि जो द वैल्यू ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो हमने बिल्कुल छोड़ा है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करें। तो व्हीट सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा बार्ले, जैसे जैसे हम व्हीट को सेक्रीफाइस करते चल रहे हैं बार्ले का प्रोडक्शन बढ़ता रह रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द पीसीसी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ये सभी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स हैं। व्हाई इज इट सो? क्योंकि वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज एट देयर फुल एक्सटेंट, हम उन्हें उनके पूरे उस तक रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज। अब बच्चों एक बात सुनो, जैसे कि कोई कहता है कि मास्टर मैंने ना 40 किलो बार्ले बोया, जैसे मैं मुंशी हूं इनके किसान के खेत का, मैं हिसाब किताब लेके बैठ रखा, मेरे पास कोई आ रहा बोल रहा मास्टर मैंने वीट बोया 40, तुम आ रहे मास्टर मैंने 40 किलो वीट बोया और 40 किलो वीट में मुझे 60 किलो, मुझे सॉरी 40 किलो बार्ले बोया और 60 किलो मुझे क्या मिला, वीट मिला। तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन लेके आ, मैंने बोला तोते उड़ा दूंगा, 40 और 60 की बात करेगा, क्योंकि जो 40 तुम बोले 40 किलो बार्ले बोया मैंने और 60 किलो में वीट लेगा, तुम सोच रहे मास्टर को लेंगे, देखो 40 60 100 तो होता है, देखो 100 था। मैं बोलूंगा भाई मेरा कर्व जा रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट कर्व के अंदर आ रहा, अगर ये कर्व के अंदर आ रहा है, ये एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि तुमने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया था।
यानी ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये था कि 40 के कोरस्पॉन्डिंग आपका 40 बारले अगर आपने बोया था 40 किलो, तो आपका कर्व यहां कहीं जाना चाहिए था, यहां मैच करना था, और ये 80 के करीब है। यानी कि 40 पे आपका 80 आना चाहिए था, नहीं 40 किलो बारले बोने पर आपका 80 किलो के करीब करीब आपका वो आना चाहिए था। आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया प्रॉपरली रिसोर्सेस का, कुछ तो डंडी मारी है किसी ने बीच में आकर के। इसीलिए अगर कोई भी पॉइंट बच्चों आपको इस कर्व के अंदर मिल रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारे के सारे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को बताएंगे, इसीलिए इन्हें मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशंस कहा जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं असर्शन रीजनिंग वगैरह, वो सॉरी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, क्योंकि यहीं पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। अच्छा, अगर सोचो कि ऐसा हो जाए कि मैं बोल रहा मास्टर मैंने 80 किलो बारले उगाया, तो मेरे भाई मास्टर 80 किलो बारले उगाया, और मुझे 80 किलो बारले के साथ मुझे मास्टर जी मुझे 80 ही किलो मैंने क्या कर दिया, मैंने 80 किलो के साथ 80 ही किलो मैंने वो भी उगा दिया वीट। तुम बोल रहे मास्टर खुश होगा कि 80 किलो के साथ मैंने 80 किलो। अब मुझे बताओ ये पॉइंट कहां जा रहा है, कर्व के बाहर जा रहा है, और मैं कहूंगा ये इंपॉसिबल है, मैं कहूंगा ये इंपॉसिबल, ये अप्राप्य बिंदु है, ये अनअटेनेबल पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, अनअटेनेबल पॉइंट, अप्राप्य बिंदु। ये बिंदु मतलब ये पॉइंट हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 80 किलोग्राम बारले पे तुम लोगों को 80, क्योंकि 80 पे मैक्सिमम जो मिलेगा आपको 80 किलोग्राम पे वो यहां कहीं मिलेगा, और इसकी सीध में यहां कहीं आओगे तो यहां कहीं होगा, यानी 25 टाइप का कुछ, यानी 80 किलोग्राम अगर आप बारले बोते हो, यहां से दे नहीं रखा बट कर्व को देख के मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि अगर 80 किलोग्राम में बारले बो रहा होता तो मैं यहां पर 20 और 40 के बीच में यानी 30 किलोग्राम करीब करीब मैं क्या बो पा रहा होता, मैं असलियत में 80 किलोग्राम बारले के लिए 30 किलोग्राम ही वीट प्राप्त कर सकता हूं। और आप कह रहे हो मैंने 80 किलोग्राम पे 80 किलोग्राम वीट प्राप्त कर लिया, इसका मतलब आप ग्राफ से बाहर जा रहे हो, देख के दिख रहा है ये अनअटेनेबल पॉइंट है, यानी फिक्शनल बात है, ये आप झूठी बात कह रहे हैं। समझ गया? तो ग्राफ को देख के एटलीस्ट मैं ये पता है, जैसे किसी ने मुझे कॉम्बिनेशंस दिए, 4-5 कॉम्बिनेशंस दिए, और मेरे से सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में आया कि बताओ इन सब में लिमिट कहां पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है। तो जो भी पॉइंट्स नीचे फॉल कर रहे होंगे, इस ग्राफ के अंदर आ रहे होंगे, वो सारे पॉइंट्स वो बता रहे होंगे कि भाई अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुए, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया फुल्ली, कोई छुट्टी मार गए लेबर, या फिर आप या फिर मशीनों का इस्तेमाल में कुछ चक्करबाजी हो गई। और कोई पॉइंट अगर आउटसाइड द कर्व जा रहा है, आउटसाइड द कर्व, वो यहां से जस्ट यहां भी जा सकता है। जैसे 100 किलोग्राम बारले पे मास्टर मैंने 10 किलोग्राम या 1 किलोग्राम भी कोई बोल रहा है मैंने वीट बो दिया, वो भी गलत कह रहा है, क्योंकि आउटसाइड टू द कर्व चले गया। अगर वो आउटसाइड टू द कर्व चले गया, इसका मतलब वो अनअटेनेबल पॉइंट था, यानी वो फिक्शनल बात थी, वो झूठी बात थी, वो पॉसिबिलिटीज नहीं थी। बच्चों इस तरीके से यार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्लियरिटी के साथ आ चुका है। एग्जाम्पल डेफिनेशंस वगैरह उसके 2 एप्लीकेशन पॉइंट मैंने बता दिए, बुक में नहीं थे बट मैंने बता दिए। इकोनॉमिक टर्म्स बच्चों क्या था, मैं ऑलरेडी आपको इकोनॉमिक टर्म्स स्टार्टिंग में बता चुका था यार। इसमें कह रहे इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी क्या होता है, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन। इकोनॉमी कह रहे हैं कि हम भाई यहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, वहां की इकोनॉमी खराब है, कैसे कह रहे हैं हम? ऐसे कह रहे हैं कि वहां प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है, मतलब प्रोडक्शन कितने लेवल पे हो रहा है। भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, तो क्या फायदा प्रोडक्शन का? धीरे धीरे बंदी हो जाएगा प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन तभी होता रहेगा जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब अल्टीमेटली प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक की चेन पूरी हो पाएगी। प्रोडक्शन किया आपने किसी प्रोडक्ट का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो गया मार्केट, रिटेलर्स की शॉप में गया, शॉप में एक्सचेंज किया आपने, उसके साथ आपने अपना पैसा दिया, सामान लिया और उसको आपने कंज्यूम किया। अब ये जब चेन एक बार चलने लग जाएगी तो यहां से कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उसकी चीज खत्म होगी, फिर एक्सचेंज करने दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर फाइनली कंपनी के पास जाएगा, कंपनी फिर प्रोड्यूस करेगी। तो प्रोडक्शन से लेकर के पूरे कंजम्पशन तक की चेन जहां पर बिल्कुल फिट बैठी हुई है, वहां की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जहां नहीं है वहां नहीं चल रही है मेरे भाई। तो इकोनॉमिक एंटिटीज कौन है? जो भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें वो इकोनॉमिक एंटिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे प्रोसेस में जैसे पेन बन रहा, तो जो कंपनी है वो इकोनॉमिक एंटिटी है। बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इकोनॉमिक एंटिटीज में आते हैं। कंज्यूमर इकोनॉमिक एंटिटी है, शॉपकीपर इकोनॉमिक एंटिटी है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी एक इकोनॉमिक एंटिटी बन जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट इनमें बोलती है भाई रास्ते में टैक्स कौन देगा, वो बिना टैक्स के जा रहा, तो जीएसटी काटेगी। तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन में कुछ लेना देना गवर्नमेंट का भी है, तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है उस कारण से भी, और गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है उस कारण से भी, तो गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एंटिटी बन जाती है। तो है ना, तो कंज्यूमर है, गवर्नमेंट है, प्रोड्यूसर्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं। एंटरप्राइजेस मतलब कि वो फर्म रखने वाला जो मालिक है उसका। तो बस यही इकोनॉमिक एंटिटी, जो उसके प्लेयर्स हैं, जो बेसिकली उस पूरे गेम के। डेटा क्या है बच्चों? हम जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये डेटा ही तो है। आपने कर्व बनाया, ये कैसे बनाया? आपने डेटा के आधार पर बनाया। तो ये डेटा है जो आपकी हेल्प कर रहा है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर चैलेंजेस को समझने के लिए। इकोनॉमिक डेटा जो है,
अब इन इकोनॉमिक डेटा को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता होगा, एक सर्वे करना पड़ता होगा। अब ये डेटा आपको ऐसे तो नहीं मिल गया कि बारले वीट कितना, हम गए होंगे किसान जी के पास, हमने बोला होगा हाँ जी सर जी ये बारले कितना बोते तो कितना वीट लगता है, उन्होंने हिसाब किताब लगा, उन्होंने बोला हम नोट करते रहे नोट। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हमने 10 किसानों से जाकर के पूछा, क्योंकि एक किसान के साथ हो सकता है कुछ अलग कंडीशन हो, क्या पता खेत ज्यादा फर्टाइल हो या फिर हो सकता है ज्यादा फर्टाइल ना हो। तो हमने 10 लोगों से पूछा, उनका एक एवरेज बनाया, ये सब पूरे कारनामे किया और हमने एक सर्वे, इसे कहते हैं सर्वे, क्या अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशंस। ये मतलब किस सेंस में आप यूज कर रहे हो, मैंने वाला किसान के खेत की बारले और वीट की खेती के लिए था, तो मेरा वो था सर्वे। तो बच्चों इकोनॉमिक सर्वे मतलब सर्वे आपको समझ में आ गया, डेटा सर्वे से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और जो पूरे के पूरे गेम में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज, और ये सब मिलकर ही एक इकोनॉमी को बनाते हैं उस रीजन की या उस स्टेट की या उस कंट्री की। अब बच्चों जैसे अगर आपको मन कर रहा है मास्टर मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है, इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, मन कर रहा है इकोनॉमिस्ट बनूं, मैथमेटिशियन बनने का मन था पहले, इधर देख चल। पॉलिसी मेकिंग, बच्चों क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग करती रहती है। एक यूनियन बजट आता है हर साल हम लोगों का, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। यूनियन बजट में क्या होता है, ये बताया जाता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ इस बार टैक्स वैक्स से, और इस पैसे को हम कहां कहां किस किस सेक्शन में कितना कितना परसेंट अपनी जीडीपी का देने वाले हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म अपने नीचे कमेंट सेक्शन बताओगे, और क्या होता है वो भी टाइम स्टैम्प के साथ। हम इतना एजुकेशन सेक्टर में डालेंगे, इतना प्राइमरी सेक्टर में किसान भाइयों के लिए डालेंगे, इतना उन्हें सब्सिडी के लिए डालेंगे, इतना सेकेंडरी सेक्टर में डालेंगे, हम इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएंगे नहीं, इतना हम सर्विस सेक्टर में डालेंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह हम खोलेंगे, स्कूल वगैरह हम खोलेंगे, ये हम करेंगे, है ना। तो ये चीजें होती है, तो ये सारे के सारे काम यूनियन बजट में होते हैं। तो वो जो बजट बनाने वाले होते होंगे वो करते होंगे, कौन करता होगा, वो उसके पीछे बहुत बड़े इंटेलेक्ट्स बैठे रहते हैं, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट लोग बैठे रहते हैं, वो इकोनॉमिस्ट, इसका मतलब ये कह रहे हैं ये पॉलिसी मेकिंग में इकोनॉमिस्ट की एक अच्छी भूमिका होती है। इतना ही नहीं, रिसर्च एंड एजुकेशन में आप रिसर्च कर रहे हो सकते हो कुछ आप अपने, क्योंकि ना इसमें नोबेल वगैरह भी मिलते हैं, मिलता ही है शायद ना, मिलता है ना इकोनॉमिक्स में नोबेल, मुझे पता नहीं कि याद आ रहा है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था किसी को, ऐसे ही तो नहीं आ रहा मुझे हवा में उड़ते उड़ते याद। जो हमारे वो थे क्या थे, मंडेला नहीं, एक का एक नाम याद आ रहा, उड़ता उड़ता जा रहा है मेरे नाम से, काफी टाइम हो गया वैसे उन्हें, लेकिन पता नहीं यार ऐसा कुछ याद आ रहा मुझे एकदम से अचानक से ना, अर्थशास्त्र, तुम मुझे बता सकते हो कौन थे वो, सत्य मंडेला नहीं, कौन थे वो, कोई तो थे। तो बच्चों जो भी थे, अभी फिलहाल उस पर नहीं जा रहा हूं। तो कहने का मतलब है यार कि आप ना उस पर रिसर्चेस कर सकते हो, इकोनॉमी के पैटर्न को समझ सकते हो, और हमें लगता होगा चीजें ऐसी चलती है, लेकिन ऐसे नहीं चलती, मार्केट बहुत कैलकुलेशन से चल रहा होता है। वो कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं, होता है। उस कैलकुलेशन को, उस पैटर्न को एनालाइज करना, लोग शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो पैटर्न को समझ रहे होते हैं, उसके कैलकुलेशन, ये नहीं कि तुक्का आंखें बंद करी तुक्का जहां हमारा वहां लग गया। तो उस पैटर्न को समझना, उस पर एजुकेशन लेना खुद, और बाद में आप एजुकेशन देने वाले बन सकते हैं। कल को यूट्यूब में ट्यूटोरियल बनाने लग गए, पता चल रहा, मुझे बता दिया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लूंगा चैनल, बहुत जरूरत चल रही है मुझे इस चीज की। बिजनेस कंसल्टिंग की अगर हम बात करें, बिजनेस कंसल्टेंट भी आज जो भी फर्म्स चल रही है, जो भी बिजनेस चल रही है, हो सकता है वो एक पार्ले जी का बिस्कुट बना रही हो सकता है वो पेन बना रही हो, वो कुछ भी कर रही हो, लेकिन उसको पैसे का हिसाब किताब और उसका सही तरीके से प्लानिंग करने के लिए कोई एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, आप वहां जा सकते हो। इसी तरीके से फाइनेंस एडवाइसिंग देने के लिए कि किसी को भाई फाइनेंशियली आप लिटरेट कर सकते हो कि भाई तुम्हें इतना, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, इस पैसे का तुम यहां 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 ऐसे ऐसे करके क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, एक पोर्टफोलियो बनाओ। इस तरह की चीजों में ये काम हो सकता है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में। फिलहाल बच्चों इकोनॉमिक सर्वे वही जो मैं आपको कह रहा था, रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का जो रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे है उसका बाहर का कवर पेज जैसा रहता है, लगभग 500-700 पेज का एक पूरा सब आता है, आप चाहो तो पीडीएफ देख करके पढ़ भी सकते हो। उसमें बहुत बड़ा टेक्निकली चीजें लिखी जाती है, इसीलिए तुम्हें पढ़ना जरूरी है। ये टेक्निकल टर्म तुम्हें समझ में नहीं आएंगे तो तुम्हें वो समझ नहीं आएंगे इकोनॉमिक्स की भाषा, अदरवाइज तुम पढ़ पाओगे। तो उसमें सारा ब्यौरा रहता है कि भाई हम क्या क्या करेंगे। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बच्चों एनुअल रिपोर्ट होती है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसे 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे आया तो ये बताएगा कि जो हमने 2024-25 में एक साल पहले जो हमने यूनियन बजट पेश किया था, हमने बताया था कि हम इतना खर्चा इसमें करेंगे, इतना खर्चा इसमें करेंगे, इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, इतना हमारा रिटर्न्स होंगे, यहां यहां से आएंगे, ये होंगे, उसमें कितना हम सफल रहे। जैसे आप लोगों का एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि भाई आप लोगों ने एग्जाम पूरे साल भर पढ़ाई करी और लास्ट में आपका रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में पता चला कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब आपको आगे क्या करना चाहिए, फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, इस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो रिपोर्ट कार्ड एक तरह से क्या होता है, कंप्लीट एनालिसिस होता है ऑफ लास्ट ईयर, नॉट अपकमिंग ईयर।
तो वैसे ही करके इकोनॉमिक सर्वे भी क्या होता है, वो लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस वगैरह को, आपकी प्रोज कॉन्स को बता रहा होता है इकोनॉमिक सर्वे। इसको प्रेजेंट कौन करता है बच्चों? इसे पार्लियामेंट में आकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो आकर के प्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताओगे टाइम स्टैम्प के साथ प्रेजेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो यूनियन बजट से ये पहले आता है। यूनियन बजट लगभग एक दिन पहले, यूनियन बजट जैसे कल आएगा 1 फरवरी को, तो उससे पहले 31 जनवरी को ये पेश किया जाता है। ये पेश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसे पेश किया जाता है। इट रिव्यूज द इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इट एनालाइजेस की सेक्टर्स, जैसे प्राइमरी सेक्टर जो हमारा होता है एग्रीकल्चर का होता है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्विस सेक्टर जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, मतलब टर्शरी सेक्टर जो होता है उसके बारे में बताता है। फिर ये भी बताता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट के कितने चांसेस हैं, क्या स्कोप्स हैं, हम नई फैक्ट्री ये कर रहे हैं इससे हमारे इतने एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, उसके बारे में बताते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी होगी कितनी कम होगी, उससे आइडिया लगता है लोगों को कि इन्फ्लेशन का जो था हमारा इकोनॉमिक सर्वे में इतना इतना रहा था, इसलिए हमें सोना चांदी खरीदना था, बेचना था, क्या करना था, वो लोग समझने वाले समझ लेते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताते हैं कि हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो ये वाला ईयर गया जो पेनल्टीमेट ईयर था, यानी पेनल्टीमेट मतलब कि जो अभी ईयर हम जो दे रहे हैं, ये सर्वे जो आया है ये 2024-25 की बातों को ध्यान में लेकर के रिपोर्ट कार्ड कैसे होता है। अगर 25-26 में तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आ रहा है इसका मतलब कि वो 24-25 में तुमने एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन की होगी, ऐसा टाइप का ना। तो वैसे ही तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो पाई और उसके बारे में बताते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूचर में चैलेंजेस क्या रहेंगे, कि हमें क्या एनालाइज किया इस साल में कि हमने जो सोचा था वो अगर नहीं हो पाया तो उसके पीछे ये कारण था और ये हमारे चैलेंजेस आगे रह सकते हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर चैलेंजेस। साथ में हमने ये किया था और कुछ अच्छा हुआ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अब लग रहा है कि ये हो सकता है, हमने फैक्ट्री डाली थी और फैक्ट्री में अच्छे से चीजें हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा ना अगर कोई बोले कि क्या होता है भाई आपके उसमें क्या आएगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो बोलोगे इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो यूनियन बजट से एक दिन पहले लगभग दी जाती है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इसको देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि हमारा पिछला परफॉर्मेंस कैसा था, क्या नहीं था, क्या था। इसमें जिन सेक्टर्स को, जिन चीजों को फोकस में ले आता है वो ले आता है भाई प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज यानी सेकेंडरी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर यानी कि आपकी जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं यानी टर्शरी सेक्टर को, उसके अलावा इन्फ्लेशन के बारे में बताया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है और बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह के बारे में इसमें डिस्कशन मिलता है आप लोगों को, इतना ही होता है। और खास बात यह है जो अल्टीमेट बात इसकी है, जो एक लाइनर बात है, वन लाइनर बात है, ये बताता है कि फ्यूचर चैलेंजेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। बस हो गया खत्म भाई, कहानी की तरह सुनना है। इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ यूनियन बजट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो अगले दिन यूनियन बजट आने वाला है ये बताते हैं कि ये चीजें थी और जो हमारा कल का यूनियन बजट आएगा उसमें हमने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये आगे को तैयार किया है। तो इससे क्या होता है कि आप ग्रोथ कर पाते हो, क्योंकि आप हर साल अपनी मनमर्जी से इकोनॉमिक सर्वे निकाल रहे अगर तो कैसे चलेगा। तो आपको पीछे वाले को ले लेकर के आगे चलना होता है ताकि आप क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ग्रोथ कर सको, ताकि आपने पिछली बार जो गलतियां करी थी उनसे सीख सको। गलतियां होना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन वही गलती बार बार होना गलत बात होती है, इसीलिए हम सीखते हुए चलेंगे। अभी की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स बच्चों, की क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है ये, इसमें एनी मिसमैच बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स, हमने देखा अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, गिव्स राइज टू 3 क्वेश्चंस दैट द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स सीक्स टू एड्रेस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी कहानी सुना दी है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज कैसे है लिमिटेड, वांट्स कैसी है हमारी अनलिमिटेड, और इस चक्करबाजी में क्या हो जाता है कि स्कार्सिटी जन्म लेती है। स्कार्सिटी यानी कमी, अब स्कार्सिटी आती है तो आपको चॉइस करना पड़ता है, चॉइस करते हो तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। तो फिलहाल ये वही चॉइस पे आ रही है, ये कह रहे देखो अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्स मिलकर स्कार्सिटी बनाते हैं। स्कार्सिटी जब आती है तो चॉइस करना पड़ता है हमें कि भाई ये लूं या ये लूं, भाई जूते लूं, चप्पल लूं या फिर हेडफोन लूं या एनसीईआरटी किताबें लूं। तो इस तरह से चॉइसेस बन रही होती हैं। अब चॉइसेस में 3 मेजर क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर बड़े लेवल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बोले, कंट्री लेवल पे बात करें, उनके पास 3 लेवल पे चीजें आ रही है कि भाई सबसे पहले हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस क्या करें। दूसरे नंबर पे हाउ टू प्रोड्यूस, उसे प्रोड्यूस कैसे करें। और तीसरे नंबर पे फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट टू प्रोड्यूस, एप्पल का फोन लॉन्च करें या एप्पल के फोन की फैक्ट्री, सरकार सोच रही है एप्पल के फोन की फैक्ट्री लगाएं या एप्पल के बगीचे लगाएं शिमला में, क्या करें। तो ये उनके पास 2 क्वेश्चन आ गए। फिर बोले हाउ टू प्रोड्यूस, अब एप्पल के अगर फोन बनाने होंगे तो भाई टेक्नोलॉजी वगैरह को हो सकता है हमें इंपोर्ट करना पड़े, मतलब बाहर से हमें खरीदना पड़े, खर्चा आए, ये कुछ करना पड़े। और अगर एप्पल के बगीचे लगाने तो उसके लिए हमारे पास लैंड वगैरह है ही, वो पड़ा हुआ वहां पे, वो वर्मा जी का शर्मा जी का वो जो बगीचा पड़ा हुआ उसमें लगा देंगे एप्पल, वहां पे वो खाली पड़ा हुआ आजकल कुछ दिनों से प्लॉट फॉर सेल लिखा हुआ उसमें। तो इस तरीके से हाउ टू प्रोड्यूस का भी उन्हें समझ में आ गया। अब बोले फॉर होम टू प्रोड्यूस, उन्हें समझ में आ गया इसके लिए करूं मैं, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा, मास्टर की वीडियो लाइक कर नहीं रहा, इसके लिए लगाए हम एप्पल के बगीचे। तो बेटे इसलिए कहता हूं पढ़ाई लिखाई कर ले, वॉच कर रहे होते हैं बीच बीच में, और साथ में वीडियो मास्टर के लाइक और हाइप दे दिया कर जरा बटन लगा के।
लाइक और हाइप के बटन दबा दिया कर कहने का मतलब। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, वहां लोग बेचारे भूख से तड़फ रहे हैं, वहां पे खाना पानी नहीं हो रहा, और तुम लगा रहे एप्पल के इंडस्ट्रीज लगा रहे। एप्पल कौन सी इंडस्ट्री, एप्पल के फोन की इंडस्ट्री लगा रहे तुम लोग। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो उस चीज को, क्या उसको उसकी जरूरत है, मतलब क्या वो उसकी नीड है, या तुम वांट्स को पूरा कर रहे हो सकता है किसी देश में 100 लोग रहते हो और 100 लोग में से भाई 90 लोग भूख प्यास से तड़फ रहे हो बेचारे, और 10 लोगों को चाहिए भाई लग्जरी जीवन, उनकी वांट्स ही खत्म नहीं हो रही, वांट्स तो खत्म होती नहीं है, और तुम उनकी 10 लोगों की वांट्स का ध्यान रख रहे हो और 90 लोगों की नीड्स को तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये कैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तोते उड़ा देंगे तुम लोगों के। उस सरकार की बात कर रहा मैं जो करती है ऐसा 100 लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा करके, तो इसीलिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीन बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमने इनको तीनों का सही सही तालमेल बैठा दिया तो हम सही तरीके से सही चीज को प्रोड्यूस कर पाने में सफल रहते हैं। जैसे देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड, ये एक्चुअली चॉइसेस बनती कैसे और इकोनॉमिक सिस्टम्स होते क्या है। देखो बच्चों, द सिस्टम दैट डिफाइंस द मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, आगे पीछे हो गया, ऑफ गुड्स सर्विस एंड, मैंने इससे बोला आगे पीछे हो गया कि सीक्वेंस क्या है, पहले प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन कंजम्पशन होगा। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, अदरवाइज आगे पीछे हो गया, मतलब पहले प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन, समझ में भी आता है। of goods, services and resources is known as the economic system of a country। भाई किसी भी कंट्री का मतलब अगर हम कंट्री बेसिस पे बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कंट्री बेसिस पे बात करें, फैमिली बेसिस पे बात करें, तुम्हारे पर्सनल लेवल पे बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब ये हुआ वो मैकेनिज्म या वो अथॉरिटीज जो इस बात को डिसाइड कर रही हैं कि क्या प्रोडक्शन करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, और उसको कंज्यूम करने वाले लोग कौन कौन से होंगे, वो जो इस चीज का खाका तैयार कर रही है, इस चीज के पीछे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, उसी को हम कहेंगे कि भाई वही कौन है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम है। एंड रिसोर्सेज इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री, ठीक है ना, द सिस्टम दैट डिफाइंस। जैसे इंडिया में, अभी मैं बताऊंगा आपको, इंडिया में जैसे पहले योजना आयोग हुआ करता था बच्चों 1950 में, जो हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने उसको शुरू किया था योजना आयोग। लेकिन 2015 में आकर के एग्जैक्ट डेट शायद मुझे पता नहीं, बट शायद 1 जनवरी था, फर्स्ट, आप मुझे बता देना क्या था, 1 जनवरी 2015 को जब श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने अपने अगले साल में उस योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म था। तो योजना आयोग का ही जो काम था लगभग उसको थोड़ा सा नए जमाने के हिसाब से नीति आयोग बनाया। तो जो पहले जिसे हम योजना आयोग कहते थे या जिसे प्लानिंग कमेटी कहा जाता था, उसी को अब नीति आयोग कहा जाता है, ठीक है। तो वो ये काम करती है बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह का हिसाब किताब तय करने का इंडिया में फिलहाल। तो द 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आर प्लान्ड इकोनॉमी, और बट खत्म हो गया हमारा चैप्टर बच्चों, बोरिंग हो गया ना, मास्टर से चिढ़ने लग गया ना मास्टर, कितना पढ़ाने में लगे हुए। द 3 काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आर, हमारे पास 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है बच्चों मेरे, और एक दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी, बहुत सिंपल है, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों बहुत सिंपल है, बहुत इजी, इतना छोटा और इतना क्रिस्प चैप्टर है। जब मैं तुमसे मिलूं ना, मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा बता मेरे भाई, चल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, 5 मिनट में सुना पूरा चैप्टर। सुनाना होता है ऐसे करके, ये नहीं कि क्वेश्चन मैं पूछूंगा तब जवाब दे रहा। मुझे तो ऐसी बच्चे भाई, मैं तो, मेरे बच्चे तो ऐसे वाले होते हैं। बच्चों देखो, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, पहली वाली इकोनॉमी, मतलब वो बता रहे हैं कि इकोनॉमी के जो टाइप्स होते हैं ना, इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होते हैं, द 3 काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं अलग अलग जगह, कि कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कंजम्पशन करेंगे, इस चीज को 3 अलग अलग तरह से देखा जाता है। एक होता है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का बेसिक मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट, नियोजित अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं वैसे हिंदी में। इसमें देखो, ये मैंने नीति आयोग मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा, ऐड किया है ये, क्योंकि आपकी उसमें सिर्फ प्लानिंग कमीशन लिखा हुआ है। प्लानिंग कमेटी जो मैं कह रहा था, प्लानिंग कमीशन एक्चुअली वो योजना आयोग। तो आपकी बुक में लिख रखा है कि इन अ प्लान्ड इकोनॉमी अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द प्लानिंग कमीशन मेक्स ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन इन द मार्केट। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे बात करें, इसका नाम अब प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग नहीं है, इसका नाम अब नीति आयोग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे करना तो चाहिए था ना, कि नई बुक है, न्यू एनसीईआरटी, इतना तो नहीं भी पता होगा, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि हमारे जो इकोनॉमी, जो मार्केट को कंट्रोल करती है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे समझो जब भारत आजाद हुआ था नया नया हमारा 1947 में 15 अगस्त को, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, धीरे धीरे चीजें चली थी। डेमोक्रेसी में मैंने कुछ कुछ हल्का सा बताया था, लेकिन उसका उस समय रेफरेंस कुछ और था, अभी कुछ और है। तो बच्चों क्या हुआ कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ना हमारे जो उस समय के जो हमारे देश चलाने वाले जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने फूंक फूंक के कदम उठाए। उन्होंने कहा यार अभी बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। मतलब ये मान लो कि उस समय कुछ कुछ ऐसे लोग थे इंडिया में जिनके पास बहुत जमीन जायदाद थी बहुत, और कुछ लोग बेचारे बहुत गरीबी में जी रहे थे। जिनके पास जमीन जायदाद थी, उनके पास इतनी जमीन जायदाद थी कोई सीमा नहीं थी। जिनके पास गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि उसकी भी कोई सीमा नहीं थी। उनके पास एक दो समय की रोटी नहीं होती थी, और भाई उसके पास आने वाले 100 पुस्तों के लिए पूरा रखा रहता था।
तो ना फिर इस पे काम होने चालू हुए कि कैसे कैसे इसको इक्वलाइज किया जाएगा। ऐसा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल नंबर में, आई एम नॉट श्योर बट आर्टिकल नंबर 39 में शायद इस तरह का डीपीएसपी में जिक्र किया गया कि राज्य की ये ड्यूटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो एक तरह से इक्वालिटी को मेंटेन करे, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी को, इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी आर्थिक विषमता को वो दूर करे। आर्थिक विषमता दूर मतलब कि ये जो इतनी बड़ी लंबी खाई है से दूर करे, क्योंकि उस समय था इस लेवल की चीज। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो लिखा है तो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि उन्होंने लिखा है तो उनको दिखी होगी ये चीज। आगे जाकर के विनोबा भावे जी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आगे चलकर बच्चों ने एक भूदान आंदोलन चलाया। प्लीज मुझे कंफर्म कर देना कि इनका नाम क्या था, मैं गलत ना बता रहा हूं कहीं आपको। विनोबा भावे जी, मुझे एकदम से भी याद आ रहा है ऐसे करके, शायद वही थे। उन्होंने भूदान आंदोलन किया, उन्होंने लोगों से बोला, इसलिए उन्हें ना एक आधुनिक गांधी या इस तरह का कुछ भी कहा जाता है। उन्होंने लोगों से, उन्होंने बोला लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं काम चलेगा। उन्होंने लोगों से बोला देखो हम तुमसे छीनेंगे नहीं, जिसको श्रद्धा से जमीन दान करनी है कर दो। बहुत लोगों ने करी भाई, बहुत लोगों ने। उन्होंने पैदल चल चल के पूरी की पूरी रैली निकाली, लोगों ने अपनी जमीनें लिटरली दान करी, करोड़ों करोड़ों अरबों की लोगों ने अपनी जमीनें दान करी। पता है तुम्हें इस लेवल का? क्योंकि उन्होंने उसके पीछे का, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे पता है बोल के, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे का, बच्चों क्या किया, उन्होंने उसके पीछे का ना अर्थ समझाया कि यार हम अभी अभी गुलामी से निकले हैं, हम सब भाई भाई लोग हैं, आपस में भाई बहन लोग हैं, और हम लोगों को तो एक दूसरे का ध्यान रखना जो भी है। लेकिन इतने प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे कि उन्होंने वास्तव में कर दिखाया, और लोगों ने इसमें किया भी बहुत कुछ। एक बात ये, ऐसा नहीं है सिर्फ इससे ही काम चला, कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम हुए। अगर मैं गलत नहीं हूं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ना शायद 8 शेड्यूल्स थे केवल। आप प्लीज इस चीज को कंफर्म करना जिस चीज को मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं, मुझे हल्का सा याद है, मैं रेफरेंस समझा दे रहा हूं, प्लीज चेक कर लेना यार, तो क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं यही बातें बोल रहा हूँ। बट एक 9वीं अनुसूची को, 9वां शेड्यूल जो डाला गया, वो लगभग इसी बारे में डाला गया था। जो 9वां शेड्यूल जो डाला गया है और जो लगभग पहला अमेंडमेंट भी किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसी बारे में था। उसका मैं इज़न समझा रहा हूं कि भाई जो ये जो संपत्ति का अधिकार होता है ना, मतलब राइट ऑफ, क्या कहना चाहिए उसे, जिसके पास अपनी जमीन जायदाद होता था, है ना, वो पहले ना फंडामेंटल राइट में रखा गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, या बच्चों मैंने ना हिंदी में पढ़ा था इसे, मुझे अभी ना एकदम से याद नहीं आ रहा। संपत्ति का अधिकार है, मतलब राइट टू वेल्थ तो नहीं था, कुछ और था शायद, है ना। तो पहले ये ना फंडामेंटल राइट में था। तो इसमें क्या होता था कि अगर किसी से आप बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी ये एक्स्ट्रा जमीन हो रही है, हम ले रहे हैं सरकार, तो वो चले जाता था कोर्ट में कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, कैसे कर रहे हैं, आर्टिकल 32 के रेफरेंस में चले जाता था वो, है ना। लेकिन फिर क्या किया गया, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया। भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 226 आर्टिकल में जाइए, जाना है तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते तुम लोग। ऐसे करके कुछ कुछ की चीजें की गई थी उस समय की। एक्स्ट्रा बातें तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं बाहर हो गया टॉपिक से, थोड़ा सा, बिल्कुल भी बाहर नहीं हुआ, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें बता दे रहा हूं। फिर मैं किस बात का मास्टर प्लान हूं, चल इधर देख अभी। तो बच्चों फिर ना ऐसे धीरे धीरे करके चल रही थी। तो उस समय क्या किया गया, मैं वो तुम्हें सिनेरियो समझा रहा हूं ताकि तुम्हें अब समझ में आए जो मैं बोलने वाला हूं। एकदम से बोल दूंगा तो लाइन समझ में नहीं आएगी। अब क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय यह भी किया कि जो अपने जो उद्योग धंधे जो अपने देश में चल रहे थे, उन लोगों को थोड़ा सा क्या किया, सपोर्ट करना चालू किया। उस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि भाई ये लोग पनपेंगे, सपोर्ट करने के लिए इनको सपोर्ट की जरूरत, क्योंकि नए नए लोग हैं। तो कंट्रोल रखा सरकार ने, रेगुलेट कर दिया। सरकार ने बोला कोई अपनी मर्जी से इस बिजनेस पे हाथ नहीं डालेगा, ये वाले बिजनेस मैं ही करूंगी। ये बिजनेस है ना, तो इस पे कोई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सारा का सारा मैं चलाऊंगी इस बिजनेस को। बस चलानी है, ट्रेन चलानी है, सारी सारी चीजें, ट्रेन वगैरह आज भी भारतीय रेलवे चलाती है, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह के लिए उसने उसे प्राइवेटाइज कर दिया आज की डेट में, कि प्राइवेट कंपनीज भी अपने फ्लाइट्स वगैरह बना के उड़ा लेती है। एयर इंडिया वगैरह मतलब भारत की भी होती हैं, बट उसके बाद प्राइवेट कंपनीज भी आकर अपना काम कर रही होती है। लेकिन उस समय बिल्कुल एकदम, इसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, एकदम बंद अर्थव्यवस्था, कि बाहर से भी इंपोर्ट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर से जो चीजें आ रही थी वो कंपैरेटिवली सस्ती मिल रही थी, और हमारे लोग जो बना रहे थे बेचारे हाथ उत से, अब थोड़े बहुत उनकी मशीनें इतनी नहीं थी, वो कंपैरेटिवली महंगी हो रही थी ऑटोमेटिकली। अब लोग, हर कोई खरीदेगा वो सस्ती चीज जो बाहर से आ रही है। चाइनीज माला खरीद रहे हैं तुम लोग, क्योंकि भले ही कितना भी तुम्हें भारत माता की जय बोलते रहो 15 अगस्त को, लेकिन खरीदते तुम चाइना का। क्यों? क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है भाई, कुछ भी करके इंसान अपनी पॉकेट देखता है, उसे भले ही मेड इन इंडिया, लेकिन वो महंगा मिल रहा है तो मजबूरी में उसे लेना पड़ता है यार, उसे अपने घर चलाना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैरियर लगा दिया, उन्होंने बाहर की चीज अंदर आएगी नहीं, हटा साउंड की हटा। उसके लिए उन्होंने उन पर हाई ड्यूटीज लगा दी कि अगर वो आ भी रही है ना, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। ये कर दिया। तो इससे वो क्या करने का उनका मकसद था, अपने लोगों को थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा सपोर्ट देना। लेकिन बच्चों ऐसा करते 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 ना 1990s के तौर पे क्या हुआ, इंडिया में भयंकर तरीके से इंडिया का फॉरेक्स खत्म होने लग गया। इंडिया का जो पैसा था खुद का रखा हुआ, जो रिजर्व पैसा था, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। 15 दिन का पैसा केवल शेष बचा था कि अब इसके बाद हम लोगों के पास पैसा नहीं बचा हुआ इकोनॉमी चलाने के लिए अपनी। फिर हमारी कमिटीज़ बैठी, लोगों ने बोला क्या करे क्या करे। उस समय के तत्कालीन जो फिनेंस मिनिस्टर रहे होंगे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने क्या किया
जो वित्त मंत्री थे, जो बाद में हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने फिर अपने आइडियाज़ वगैरह दिए, उनकी देख रेख में फिर ना भारत ने वो किया, IMF के पास गए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास, उसने अपनी कुछ कंडीशन रखी, उसने कहा कि तुम्हें LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, प्राइवेट करो, अब प्राइवेटाइजेशन को अलाउ करो, लिबरल बनो, अब वो बैरियर्स हटाओ, औरों को भी आने दो, ओपन इकोनॉमी बनो, खुली अर्थव्यवस्था बनो। तो उस चक्कर में हुआ। तो मैं आपको ये सिनेरियो ओवरऑल इसलिए सिखाया था कि शुरुआत में 1990 से पहले पहले लगभग इंडिया भी एक तरह से इस चीज को फॉलो करता था, प्लान्ड इकोनॉमी को। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट पे पूरा कंट्रोल एक तरीके से गवर्नमेंट का रहता है, वो अपने हिसाब से तय करती है किस चीज का प्रोडक्शन होगा, किस चीज का मतलब कंजम्पशन होगा, मतलब वो तय करती है कि ये चीज बनेगी, मार्केट तय नहीं करता। तो ये चीज होती है बच्चों, है ना। तो इसने बताया हु विल गेट यूज्ड, ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज ओनरशिप इज मोस्ट रिसोर्सेज, जैसे लैंड, जमीन गवर्नमेंट की होती है, फैक्ट्रीज भी गवर्नमेंट की होती है, बैंक सारे गवर्नमेंट के, ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट का होता है। लेकिन आज की डेट में ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज हो चुकी है ना। बैंक्स भी प्राइवेट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्राइवेट बसेस वगैरह सब चलती हैं। व्हेन विद लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप, एंटरप्राइजेस यूजुअली फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटीज टारगेट रादर देन मार्केट डिमांड एंड आर हेवीली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू स्ट्रिक्ट परमिट्स एंड लाइसेंस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। उनको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता था, प्रॉपर परमिट्स लेने पड़ते थे, और उन्हें वही चीज करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो सरकार की उनसे एक्सपेक्टेशंस है। तो ये होता था। अब इससे क्या होता था कि ये लार्ज नंबर में एंटरप्राइजेस को एक तरह से क्या करती थी, प्रिवेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस टू ऑपरेट इन द मार्केट एंड दस रेस्ट्रिक्ट कंपटीशन। इससे ये तो हो जाता था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाते थे बिजनेस में, क्योंकि लोग बोलते थे यार इतना ये करो, इतने लाइसेंस लो, इतना वो परमिट लो, उसके बाद सरकार की सुनते रहो। तो इतना कंपटीशन तो हाई नहीं था, लेकिन इससे एक नुकसान होता था कि अब बेटर क्वालिटी नहीं मिल पाती थी। अब क्योंकि जो भी लोग उस बिजनेस में आ चुके हैं, जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सरकार की तरफ से कुछ बस चल रही है, अब सरकार की तरफ से वो बस चल रही है, अब वो लिमिटेड बस है, कंपटीशन कुछ है नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सरकार में कुछ, अब भाई क्या करोगे तुम, क्योंकि कंपटीशन, सरकार के अपोजिट में दूसरी सरकार थोड़ा खड़ी कर दोगे। तो सरकारी जो काम वगैरह चल रहा है उसमें कोई, आज की डेट में क्या है, जैसे तुम कोई भी यूज करते हो प्राइवेट एप्लीकेशन वगैरह, तुम जोमेटो, स्विगी कुछ भी यूज कर रहे हो, तो अमेजॉन वगैरह कुछ भी, उसमें तुम्हें रेटिंग देने का ऑप्शन मिलता है। वो क्यों मिलता है, अगर उनकी रेटिंग गड़बड़ होगी तुम्हें एक ऑप्शन है, भाई अमेजॉन नहीं तो फ्लिपकार्ट है यार चलना, स्विगी नहीं तो जोमेटो है चलना, और कंपटीशन है तुम्हारे पास। तो कंपटीशन के चक्कर में वो अपने आप को रोज रोज बेटर वो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए सोचने लग जाते हैं, अपनी बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट प्राइसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन फाइट करना होता है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होता है, देश के लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस चीज में फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें लिमिटेड आपके लोग थे, प्लेयर्स थे, जिसके कारण कंपटीशन कुछ नहीं था, क्वालिटी बेटर नहीं हो पाती थी, और इस कारण से फिर धीरे धीरे इतनी अच्छी नहीं थी। फॉर्मर जो सोवियत यूनियन, जो बेसिकली आज की डेट में रशिया वाला इलाका जो पहले था पूर्व में, वो वाला, और नॉर्थ कोरिया और ऐसे क्यूबा जैसी कंट्रीज में ये चीज चलती थी। और इंडिया में भी मैंने कहा लगभग 1990 से पहले पहले ये चीज चलती थी। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आप जब नोट्स देखोगे तो की फीचर्स लिखे हुए हैं, 4 की फीचर्स लिखे हैं, वही चीजें आपको एकदम समझ में आएगा। कुल मिला के मतलब है प्लान्ड इकोनॉमी में कौन होता है, गवर्नमेंट का वो रहता है, जिसके कारण बेटर क्वालिटी नहीं आती। कहानी की तरह सुनो, इसलिए सुना रहा था बच्चों। एक हमारे पास मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट अपनी ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है भाई मार्केट की जो पावर्स होती है उसके आधार पर चीजें चलेंगी। मार्केट की एक ही पावर होती है, उसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई करने लग जाओ। मार्केट में अगर किसी चीज की खपत बढ़ रही है तो उसका मतलब भाई उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो कंपनियां उसका प्रोडक्शन बढ़ाने लग जाओ। गवर्नमेंट इसमें बीच में नहीं आती है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं बीच में रहूंगी, एक एज अ, जैसे मैच में, क्रिकेट जैसे फुटबॉल के मैच में एक रेफरी का काम रहता है। रेफरी खेलता नहीं है खेल को, लेकिन खेल सही से चले इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वैसे करके गवर्नमेंट क्या करती है, बीच में नहीं अड़ंगे डालती कि भाई तुम ये फैक्ट्री नहीं डाल सकते, भाई तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, भाई तुम इस चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं बोलती है। लेकिन बीच में एक रेफरी की भूमिका रहती है। मतलब अब इस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कि किसी ने कुछ इलीगल चीजें, ड्रग्स वगैरह प्रोड्यूस करना चालू कर दिया तो वो नहीं चलेगा। मतलब मार्केट इकोनॉमी है, लोग कह रहे हैं कि भाई डिमांड बढ़ रही तो दे दो, सप्लाई करवा दो। गवर्नमेंट बोलेगी तोते उड़ा देंगे तुम्हारे, इसके लिए बैठे हुए हम यहाँ पे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी रहती है और बिल्कुल अपनी आंखें रखती है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर क्या नहीं करती है, दखल अंदाजी नहीं करती है, जब तक कि वो चीजें थोड़ा सा, मतलब कि ऐसी चीजें ना हो जो कि खराब हो, इलीगल हो। अदरवाइज जो मार्केट के फ्लो के हिसाब से चीजों को चलने देती है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे बेटर क्वालिटी मिलती है, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन होता है, और बेसिकली कंज्यूमर जो होता है उसे थोड़ा फायदा मिल जाता है। तो यहाँ देखो बेचारा बिजनेसमैन कितना खुशी खुशी बैठ रहा है। यहाँ देखो बिजनेसमैन कैसे तोते उड़े पड़े हुए हाथ लेके बैठा हुआ, यहाँ पे देख क्या मस्ती में बैठ रखा भाई, करोड़ों का बिजनेस बन गया। इंडिविजुअल फ्रीडम, कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, कंज्यूमर सोवरेनिटी आती है, कंज्यूमर की सोवरेनिटी आती है, कंज्यूमर ही प्रमुख हो जाता है।
पूरी शक्ति का केंद्र कंज्यूमर बन जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगा तो कंज्यूमर उस कंपनी को पसंद नहीं करेगा, वो दूसरी कंपनी का वो लेने लग जाएगा प्रोडक्ट, फिर इसलिए दूसरी कंपनी सबको अपने अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, इनहैंस इंप्रूव इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बच्चों इसका मतलब यही है। अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेसिकली, या जापान में, या फिर हांगकांग में इस तरह की मार्केट बेसिकली मार्केट इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है। अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, ये प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। जैसे मार्केट इकोनॉमी का मतलब बोला ही जा रहा है कि भाई इसमें पूरी तरीके से वो करता है, पूरी तरीके से मार्केट कहीं भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा तो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का रहता है। तो बेसिकली इन दोनों को ही मिला जुला करके एक ही होती है। और आमतौर पे आज की डेट में लगभग सभी जगह मिक्स इकोनॉमी ही चलती है, जहां पर जैसा कि मैंने कहा कि भाई सारी चीजें मार्केट के हिसाब से ही होती है, बस उसका कंट्रोल होता है, एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। मतलब स्ट्रिक्ट मतलब जो नहीं करना है तो फिर वो नहीं करना है, तो उड़ा देंगे। बाकी चीजों में गवर्नमेंट बोलती है अपने हिसाब से चलाओ। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। यानी कि इन दिस सिस्टम प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एंड द गवर्नमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन मेकिंग इकोनॉमिक चॉइस एंड डिसीजन। In reality, most economies have features of mixed economy system that allow the existence of private ownership with some degree of government regulation. A few example of mixed economy include India post 1991. क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इससे पहले इंडिया काफी एकदम बिल्कुल बंद था, बिल्कुल एकदम क्लोज इकोनॉमी थी इंडिया की, बिल्कुल प्लान्ड इकोनॉमी का हिस्सा था। लेकिन इसके बाद इंडिया ने बिल्कुल ऐसे मार्केट पे भी छोड़ दिया, बट थोड़ा थोड़ा लिबरलाइज होना चालू किया, जिसके कारण इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी की उसमें आ चुका है। चाइना में भी पोस्ट 1978 ऐसा हुआ था। जर्मनी, स्वीडन, even market economies like the United States of America and Singapore have a significant government involvement in the market. तो वैसे अगर सही मायनों में मैं आपको बोलूं तो मार्केट इकोनॉमी जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये आइडियलिटी है। मार्केट इकोनॉमी आइडियलिटी रह चुकी है आज। और ये जो आपकी प्लान्ड इकोनॉमी थी, एक टाइम पे ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था थी, एक टाइम पे भारत में बिल्कुल चलती थी, चाइना वगैरह में चलती थी, सोवियत रूस में भी पहले चलती थी। लेकिन समय के साथ साथ अब सब लोग क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। क्योंकि भाई आप अगर अपने हिसाब से नहीं चला सकते, मार्केट अपने आप तय करता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल के आधार पर। और गवर्नमेंट का भी उसमें रोल होना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ भी प्रोड्यूस कर देगा तो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए सब जगह आज के डेट में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। यानी कि हमारे यहाँ पे नेताजी और हमारे जो बिजनेसमैन है दोनों हाथ मिला लेते हैं। वैसे हाथ नहीं मिलाते, मतलब कि जनता के भलाई के लिए हाथ मिलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ऐसा होता है, इन लोगों का बढ़िया से मजा आता है। जैसे एग्जांपल के लिए सुनो, जैसे एग्जांपल सुनो मिक्स इकोनॉमी में क्या फायदा होता है। जैसे आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे ना क्या होता है कि किसान भाई लोग हमारे गेहूं धान वगैरह बो रहे हो, उगा रहे हो। अब उन्होंने उगाया भाई गेहूं का, जैसे आमतौर पर वो मान लेते हैं 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं बेचा करते थे मार्केट में आमतौर पर। ऐसी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता असलियत में कितने का है, आई एम सॉरी, लेकिन वो 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते थे। ठीक है। अब क्या हुआ, किसी समय में ऐसा हुआ कि भाई मार्केट बहुत सारा गेहूं उग गया, बहुत सारा फसल बहुत ज्यादा हो गई, अब गेहूं ही हो गया। यानी कहने का मतलब है मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। तो क्या हो जाता है, जब उसका बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया तो अब उसको क्या हो जाएगा, अब उसकी कीमतें कम हो जाएगी। जब वो चीज अगर जैसे हीरा है, डायमंड कम मात्रा में होता है तो उसकी कीमत ज्यादा है। अब जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। पत्थर इतने पड़े रहते हैं, कीमतें हैं उसकी पत्थरों की नहीं है। तो जो चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाती है उसकी कीमत थोड़ा कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर उस समय प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया तो क्या हो जाता है बच्चों, उसकी कीमत कंपेरेटिवली कम हो जाती है। अब वो 20 रुपए किलो बेच रहा था, कीमत कम हो गई, मार्केट में गया, किसी ने बोला भाई 19 देगा, कोई बोला 18 देगा, कोई बोला 17 देगा, कोई बोला 10 देगा, इसका इससे ऊपर नहीं देगा। कोई बोल रहा 10 देगा, कोई बोल रहा ज्यादा मत हिलडुल मास्टर, कोई बोल रहा 10 देगा, इसका से ज्यादा नहीं देगा। तो इस चीज के लिए फिर तो हमारे किसान तो दिक्कत में आ जाएंगे। ऐसे 10 से 8 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और कभी क्या पता मार्केट में ऐसा हुआ भी ना हो, प्रोडक्शन का ज्यादा, किसी ने झूठी बोल दिया कि भाई तुम्हें पता नहीं वहां क्या चल रहा, शहर में पता चल रहा इतना, सबने इतना गेहूं बोर का, तुम्हारे गेहूं की तो कोई कीमत ही नहीं है। इसके लिए सरकार ने बोला भाई एमएसपी लाएंगे। एमएसपी है भारत में चलती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम कुछ मूल्य होता है, संवर्धित मूल्य या कुछ एक सपोर्ट को जो हिंदी में बोलेंगे वो होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब एमएसपी का मतलब बच्चों, ये बड़ी शर्म की बात है वैसे मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, माफ करना। ठीक है ना। एमएसपी में क्या होता है, एमएसपी में ये होता है कि ना सरकार बोलती है कि अब आपका ना 18 रुपए हम आपको देंगे, पहले ही बोल देती है। एमएसपी में पहले ही तय कर देती है, बोलती देखो चाहे अकाल पड़े, चाहे बहुत ज्यादा कुछ हो जाए, आपके पास नहीं बिक रहा होगा ना कहीं मार्केट में, बेचना आराम से, नहीं बिकेगा ना 18 रुपए में देगा,
सरकार बोल देती है, मतलब ऐसे कुछ तय कर दे, मैं नहीं कह रहा कि 18 देती है, 22 भी दे सकती है, कुछ भी, तो सरकार पहले अपना एमएसपी, तो इससे क्या रहता है, किसान निश्चिंत हो जाता है कि भाई मार्केट में पहले पूछ लिया, वरना अपनी तो सरकार है ही, तो सरकार के में जाकर के बेच दिया, तो सरकार खरीद लेती है। फिर सरकार क्या करती है, सरकार उसका क्या करती है, जैसे कभी मान लिया अकाल पड़ गया आने वाले टाइम में, मतलब ऐसा कुछ हो गया, बारिश नहीं हो रही या फिर उसकी कमी हो गई, तो सरकार फिर उसको रिलीज करती है। और तुमने देखा होगा सरकार जो हमारे वो होते हैं, जो होते नहीं है जहां पे कंट्रोल वगैरह बोलते हैं, जिसे जहां पर गेहूं धान ऐसा सरकार देती है, 5 किलो 10 किलो टाइप का कुछ प्रोवाइड कर रही होती है, राशन कार्ड वाला मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों उसमें सरकार इसको यूटिलाइज करती है, उन लोगों से खरीदा, यहां पे दिया, तो दोनों तरफ से फायदा होता है लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें होती है। ऐसे ही बच्चों कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कोविड की जो वैक्सीन बनी थी, कुछ एक सीरम इंस्टीट्यूट करके था और एक भारत इंस्टीट्यूट करके, भारत ऐसी कुछ एक भारत बायो इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ था एक, इन लोगों ने उस समय वो बनाई थी, वैक्सीन्स बनाई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, मतलब कीमत भी बहुत ज्यादा थी, इतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना तो ऑटोमेटिकली कीमत बढ़ेगी, भाई जो अमीर है वो आकर के ले लो, जो नहीं है वो रहने दो। तो सरकार को तो सबको ध्यान रखना था, क्योंकि पूरी सरकार, पूरा देश अपना है, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, उनसे वो करोड़ों का सामान खरीद लिया, इंजेक्शन, और फ्री में वैक्सीन लगाई। तो इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सरकार ऐसे वो करती है, बीच बीच में रास्ते में आ करके कुछ चीजें जहां पर उसे लगता है कि मार्केट अपनी ना चलाने लग जाए, तो उस समय सरकार बीच में आ जाती है और अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर लेती है, ये करती है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास गवर्नमेंट का है, ये जो मैंने आपको बताया मिक्स्ड इकोनॉमी में जो जो चीजें आप देख लो, कुछ भी अलग नहीं है जो मैंने बोला। समरी क्या है पूरी चैप्टर की। This chapter has shown that economic is essentially about making choices in a world of scarce resources and unlimited wants. हमने यही देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड या स्कार्स हैं, अनलिमिटेड चॉइस है, इसलिए इकोनॉमी हमेशा बताती है कि आपकी चॉइस कैसी होनी चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ चॉइस, ठीक है ना। अभी ये कहता है इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट्स मस्ट कॉन्स्टेंटली डिसाइड हाउ टू बेस्ट यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, कीपिंग इन माइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, और आपको समझना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे भी जीवन में हर जगह आती है। हमें हमेशा कुछ चीज़ को पाने के लिए कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस करना होता है। तो हमेशा जब भी आपको कुछ दिखे, दो ऑप्शन आए, हमेशा देखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है, मुझे किस कीमत पे इसको मैं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मैं अगर किसी चीज़ को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मैं पढ़ सकता था या मैं दूसरा काम ये भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे कितनी अदा करनी पड़ रही है, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे पैसे का हिसाब किताब तुम्हें खुद समझ में आता है। अभी 10 रुपये का नोट भी हो तो फाड़ तो नहीं देते ना तुम लोग, क्योंकि तुम्हें कीमत पता है उसकी, क्योंकि तुम्हें उसका साइंस पता है। ऐसे अगर तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आएगी, तो तुम डिसीजन हर डिसीजन अपनी जिंदगी के थोड़ा सही सोच समझ के लोगे। These choices are reflected in the three keys economic questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Different economic systems provide different ways of answering these questions, but most modern economic combine elements of both market and planned economic system and a mixed economy. Understanding these ideas helps us appreciate how everyday decisions, public policies, and economic systems together shape the production, distribution, and use of resources on economy. यानी production, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ठीक है ना। तो इसमें कुल मिलाकर के सारी बात को अगर आप देखोगे, एक एक लाइन, अगर आप इसका लिटरली अगर आप ये समरी पढ़ते हो ना बच्चों, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल होना चाहिए। इसने एक एक उन सभी टर्म्स को यूज कर दिया जो मैंने पढ़ाए थे आपको, जो चैप्टर में दिए गए थे। मजा आया? मजा आना चाहिए, चैप्टर में जाना चाहिए। देखो इसमें ये नहीं होता कि मास्टर यार कैसे याद करेंगे, भाई क्या याद करेगा, चीजें क्लियर करता। मेरे पास थोड़ा और टाइम होता बच्चों, अभी तुम लोगों के लिए, मैं एक बार रिवाइज कर लेता। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो चक्करबाजी नहीं रखता कि होमवर्क करिए, यहीं पे क्लास में आके रिवाइज कर लियो, उसमें क्या है यार। बच्चों अभी के लिए यार इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों को जरूर एक काम करना चाहिए, जैसा कि आप लोग लगभग कर ही रहे हैं। मुझे लगता है शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने बिना बोले इतना कुछ कर दिया ऑलरेडी। आप लोगों का एक सपोर्ट मिल पाता है इन चीज़ों को करने के लिए, इसीलिए शायद हो पाता है। देखो अच्छी बात बताऊँ क्या, मेरे ना थोड़ा थोड़ा ना कम हो गया है, नहीं इस तरफ ज़्यादा नहीं घूम पा रहा मैं, लेकिन क्लास लेके थोड़ा सही हो गया। मैं लिटरली ऐसे ही पड़ा यार, मैं बोल रहा था भाई गर्दन नहीं घूम रही, ऐसे चल भी ऐसे रहा था रोड में, ऐसे लोग बोल रहे हैं क्या हो गया ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे करके चल के आया। लेकिन बच्चों खुशी होती है कि अगर वो चीज़ कुछ वैल्यू ऐड कर रही होती है, आप कमेंट में लिखते हो कि मास्टर जी ये लेक्चर समझ में आ गया, कहीं से समझ नहीं आ रहा था, आपसे पढ़ के समझ में आ गया, मास्टर यू आर गॉड ऑफ सोशल साइंस, पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। तो बच्चों उस चक्कर में फिर मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, अपन भगवान वाला फील तुम भी ना हम ब्रह्मास्मि वाला दे देते हो। बच्चों अभी के लिए यार इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो में हाइप का ऑप्शन जरूर आता है, तो वो हाइप जरूर वीडियो क्या करें, क्योंकि ऐसे ही दूसरे तीसरे और बच्चे होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं पढ़ने के लिए, उन तक वीडियो पहुंच नहीं पाता है, तो उन तक भी पहुंच पाए यार, ठीक है ना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।